वो महज अपने परिवार की ताकत पर निर्भर है। महारानी फैन एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि से थी। उनके पिता जनरल फैन दिवंगत सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त प्रथम श्रेणी के सेनापति थे, जिनके पास सीमाओं की रक्षा के लिए विशाल सैन्य टुकड़ियां थीं। शाही दरबार में फैन परिवार की शक्ति और प्रतिष्ठा अतुलनीय थी। जब उनकी बेटी महल में महारानी के रूप में विराजमान थी, तो क्या जनरल फैन विद्रोह करने की हिम्मत करेंगे? दिवंगत सम्राट का ये कदम वाकई बहुत ही चतुराई भरा था। जहां तक कुलीन उपपत्नी शेह का सवाल है, शाही दरबार में किसी एक परिवार का अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित करना घोर वर्जित था। स्वाभाविक रूप से सम्राट को उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और परिवार को विकसित करने की आवश्यकता थी। आपसी नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से ही सम्राट उनके बीच चल रहे संघर्ष के दौरान लाभ उठा सकता था। कुलीन उपपत्नी शेह के पिता ग्रैंड ट्यूटर शेह महारानी के सगे भाई थे। इसके अलावा कुलीन उपपत्नी शेह और सम्राट का बचपन से ही घनिष्ठ संबंध था। उनका महारानी बनना लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि दिवंगत सम्राट ने विवाह का आदेश दिया, जिससे फैन परिवार की बेटी युवराज की पत्नी बन गई। यहाँ तक कि थाली में परोसी गई एक बत्तख भी उड़ सकती है, जिससे पूरा शेह परिवार आक्रोश से उबल रहा है। एक भव्य भाव से झाओ जुन्याओं ने शेह परिवार की पुत्री को कुलीन पत्नी की उपाधि प्रदान की। उन्होंने उस पर अनगिनत कृपा और अनुग्रह बरसाए, जिससे शेह परिवार को बहुत राहत मिली और उनकी महत्वाकांक्षा फिर से जागृत हो गई। एक सैन्य अधिकारियों का नेतृत्व करता था, दूसरा नागरिक अधिकारियों का। वे लगातार एक दूसरे को घूरते रहते थे, एकमत नहीं हो पाते थे। आपसी नियंत्रण और संतुलन की एक आदर्श प्रणाली। सम्राट की यही इच्छा थी। ऐसी कुशलता, ऐसी गहन गणना। जिया रुकिंग सचमुच प्रभावित हुई। ZU कल सम्माननीय मामलों के कार्यालय से मेरा नाम वाला पट्टिका हटवा दो। कह दो कि मैं बीमार हूँ, हम इसे आधे महीने में वापस लगा देंगे। निर्देश देने के बाद जिया रुकिंग ने एक बेहतरीन पेस्ट्री उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। चाहे महारानी हो या शाही उपपत्नी शेह, सम्राट फिलहाल उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन उनसे बच तो सकते हैं। महामहिम ZU और जियाओ जीजी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। महामहिम, क्या आपको कहीं कोई अस्वस्थता महसूस हो रही है? मुझे कोई अस्वस्थता महसूस नहीं हो रही है, जिया रुकिंग ने शांत भाव से कहा। दोनों एक पल के लिए चौंक गए, फिर समझदारी से आगे कुछ भी पूछने से परहेज किया। जिफू पैलेस। सुबह सुबह कुलीन उपपत्नी शेह का मूड बहुत खराब था। सम्राट ने उसे छूने से इनकार कर दिया। जरूर कोई कारण रहा होगा। जब ली शेनगान के अधीन एक युवा हिजड़े ने सुलेख अभ्यास के लिए कागजों का एक गट्ठा लाकर दिया, तब जाकर उसे आखिरकार बात समझ में आई। तो ये लेडी जिया ही थी जो गुपचुप तरीके से मेरी बुराई कर रही थी। वो नीच औरत। कुलीन उपपत्नी शेह अनियंत्रित क्रोध से उबल रही थी और खुद को पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी। महामहिम, कृपया अपनी घबराहट को शांत करने के लिए थोड़ी चाय पी लें, यंग यू ने जल्दी से कहा। कुलीन उपपत्नी शेह ने गुस्से में चाय का प्याला छीन लिया और अगले ही पल वह फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मैंने उसे दंडित किया, फिर भी उसने सम्राट से शिकायत करने की हिम्मत की। कितनी गुस्ताखी। कुलीन उपपत्नी शेह गुस्से से भड़क उठी, उसकी छाती फूल रही थी। फिर उसकी नजर ऊपर के कुछ पन्नों पर पड़ी, जो सुलेख से भरे हुए थे और जिनमें सशक्त, सुरुचिपूर्ण लिखावट थी, सम्राट की लिखावट। वे बचपन से साथ पढ़ते आए थे, बेशक उसने इसे पहचान लिया। कुलीन उपपत्नी शेह ने तुरंत सम्राट और लेडी जिया को सुलेख का अभ्यास करते हुए एक दूसरे के साथ अंतरंग रूप से झुके हुए चित्रित किया, और उसके दिल में एक हल्का दर्द फैल गया। उसमें न कोई सद्गुण है, न कोई प्रतिभा। सम्राट की सुलेख कला के साथ ऐसी भद्दी लिखावट प्रस्तुत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल बेशर्म। मैंने उसे केवल एक बार ही दंडित किया था, फिर भी उसने बीमारी का बहाना बनाकर सम्राट से शिकायत की, जिससे मुझे 2 बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कुलीन उपपत्नी शेह ने दांत पीसते हुए कहा। अगर मैंने इस बार उससे निपटा नहीं, तो क्या मैं एक सम्मानित महिला के सामने हंसी का पात्र नहीं बन जाऊंगा? महामहिम, कृपया शांत हो जाइए, यंग यू ने चिंता से आग्रह किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मैं, एक कुलीन पत्नी, एक साधारण सम्मानित महिला को भी नहीं संभाल सकती? कुलीन उपपत्नी शेह ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। महामहिम, हमें एकमात्र सम्मानित महिला के कारण सम्राट की नाराजगी मोल लेने का जोखिम क्यों उठाना चाहिए? यंग यू के शब्दों ने कुलीन उपपत्नी शेह को विराम लेने पर मजबूर कर दिया। अपनी मालकिन को हिचकिचाते देख यंग यू ने आगे कहा, सम्राट अभी भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। एक बार जब वो उसे त्याग देंगे, तो उसकी मृत्यु का इंतजाम करना काफी आसान होगा। कुलीन उपपत्नी शेह ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कुछ देर सोचने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं उसे मार तो नहीं सकती, लेकिन यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। निश्चिंत रहें, मैं इसे खुद नहीं करूंगा। महामहिम, आप बुद्धिमान हैं। यंग यू ने राहत की एक छोटी सी सांस ली। अगली सुबह शिया रुकिंग बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सर्वथा उदार महारानी ने उन्हें सम्मान देने से छूट दे दी और यहाँ तक कि औषधीय जड़ी बूटियां भी भेजी, साथ ही उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने का निर्देश दिया। झाओ जुन्याओं को दोपहर में ही इस बात का पता चला, जब वह नाम की पट्टियों को पलटकर रात के लिए अपनी संगिनी चुनने की तैयारी कर रहा था।
लेडी जिया की टैबलेट कहाँ है? उसे उस नन्ही शैतान की याद आने लगी थी। जब दूसरी औरतें उसके साथ बिस्तर पर होती थीं, तो वे हमेशा आज्ञाकारी होती थीं। आज्ञाकारी और बस आज्ञाकारी। वो नन्ही शैतान ऐसी नहीं थी। अगर वो उसे चोट पहुंचाता तो वो उसे काट लेती। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें उस पर टिकी रहती। उत्तेजित होने पर वह अपनी बादाम जैसी आंखों को सिकोड़ लेती। उसका चेहरा आनंद से भरा होता। उसके होठों से कोमल आहें निकलती। वो उसे अनुभवहीन लेकिन साहसी उत्साह के साथ जवाब देती, जिसमें कोई बनावट नहीं होती थी। पहली बार उसे लगा कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। महामहिम, लेडी जिया बीमार हैं। संबंधित मामलों के कार्यालय ने नियमों के अनुसार उनकी टैबलेट वापस ले ली है। बीमार, झाओ जुन्याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी जांच के लिए एक शाही चिकित्सक को भेजो। जी, ये नौकर तुरंत इसका ध्यान रखेगा। शाम का भोजन समाप्त करने के बाद जिया रुकिंग चू राजवंश के क्षेत्रों का अभिलेख नामक पुस्तक में मग्न हो गई और उसे पूरा पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। जी यो अचानक बाहर से अंदर आ गई। महामहिम, नपुंसक छोटा झूजी एक शाही चिकित्सक के साथ आया है। वह आपकी नब्ज देखने आया है। छोटी झुझीली शेनगान की शिष्या थी, जो मुख्य रूप से रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए जिम्मेदार थी। उन्हें अंदर आने दो, जिया रुकिंग ने अपनी किताब नीचे रखते हुए कहा। जेड यू हिचकिचाई। महामहिम, क्या आपको शायद दिखावा करना चाहिए? इस शाही चिकित्सक को सम्राट ने भेजा है। महारानी का रंग रूप बिल्कुल ठीक है, वे बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती। अगर यह बात पता चल गई तो सम्राट को धोखा दिया जाएगा। कोई जरूरत नहीं, जिया रुकिंग ने दृढ़ता से कहा। सम्राट के साथ खेल खेलना, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? बेहतर यही होगा कि मैं उन्हें साफ साफ बता दूं कि मैं बीमारी का बहाना कर रही हूँ, कि मैं अभी इतनी कृपा सहन नहीं कर सकती। सम्राट स्वर्ग के पुत्र हैं, उनकी उदारता इतनी विशाल है कि वो पूरे संसार को समाहित कर सकती है। वे एक साधारण स्त्री से बहस करने की हद तक नहीं गिरेंगे, खासकर ऐसी स्त्री से जो कमजोरी दिखाकर उनसे मदद की गुहार लगा रही है। अगर वे मुझे थोड़ी सी भी सुरक्षा देने को तैयार हैं, तो मैं अपने भविष्य की चिंता क्यों करूं? केवल एक जोखिम भरा दांव ही अप्रत्याशित जीत दिला सकता है। जिया रुकिंग ने जेड पर एक आश्वस्त नजर डाली। आने वाला शाही चिकित्सक किन उपनाम का एक युवक था। यह विनम्र सेवक आदरणीय महिला को अपना सम्मान व्यक्त करता है। डॉक्टर किन, आप बहुत दयालु हैं। गुलाबी रंगत वाली और साफ सुथरे कपड़े पहने जिया रुकिंग मुस्कुराती हुई और शालीन दिख रही थी। डॉक्टर किन ने बड़ी सावधानी से उसकी नब्ज जांची। 15 मिनट बाद उन्होंने आखिरकार अपना हाथ हटा लिया। महोदय महोदया को हल्की सी सर्दी लग गई है, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है। यह विनम्र सेवक आपके लिए एक पर्ची लिख देता है। महोदया चाहें तो 2 खुराक ले सकती हैं, या चाहें तो न भी लें। बस अपने आप को गर्म रखें और अपने खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर किन ने अत्यंत विनम्रता से कहा। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, डॉक्टर किन, जिया रुकिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदरणीय महोदया बहुत दयालु हैं। यदि और कोई विकल्प न हो तो यह विनम्र सेवक अब विदा लेता है। जी कृपया डॉक्टर किन और नपुंसक लिटिल झूसी को बाहर तक छोड़ दो, जिया रुकिंग ने मुस्कुराते हुए निर्देश दिया। जेड ने 2 भारी पस निकालते हुए सहमति जताई और शालीनता से दोनों पुरुषों को बाहर तक छोड़ा। छोटे झूजी ने अपने हाथ में भारी पस महसूस करते हुए थोड़ा असमंजस में पड़ गया। श्रीमती जी, क्या आदरणीय महिला बीमार नहीं है? इस नौकर को कैसे सूचना देनी चाहिए? जेड ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़े। स्वाभाविक रूप से आपने जो देखा उसकी रिपोर्ट करना ही चाहिए। झाओ जुन्याओ ने ली शेंगन और डॉक्टर किन की रिपोर्ट सुनी। उनका चेहरा शांत और भावहीन था। ली शेनगान बहुत डरा हुआ था और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये लेडी जिया तो हद से ज्यादा दुस्साहसी हैं। अपनी दवाइयां हटवाने और शयन कक्ष में सेवा करने से बचने के लिए बीमारी का बहाना करना तो बिल्कुल अनसुना है। पहले तो मुझे लगा था कि ये भाग्यशाली हैं, लेकिन पता चला कि ये तो बिल्कुल ही नासमझ हैं। कुछ क्षण बाद अचानक सम्राट ने आदेश दिया, ये सुलेख की प्रतियां उसे भेज दो। साथ ही उसे कुछ पौष्टिक पेय पदार्थ प्रदान करो और शाही रसोई को उसकी अच्छी तरह देखभाल करने का निर्देश दो। ली शेनगान इतना अचंभित था कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सका। झाओ जुनयाओ ने अधीरता से अपना ब्रश एक तरफ फेंक दिया। क्या? जल्दी करो। जी हाँ, ये नौकर तुरंत जाएगा। ली शेनगान जल्दी से पीछे हट गया। वापस आओ, झाओ जुन्याओ ने उसे फिर से पुकारा। महाराज, ली शेनगान ने झट से पीछे मुड़कर कहा, अगर इस मामले की बात बाहर फैल गई तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। झाओ जुन्याओ ने न तो हल्के शब्दों में और न ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ली शेनगान का दिल भय से कांप उठा। हाँ, ये नौकर समझता है। ये नौकर अब विदा लेता है। जब वह चला गया तो ली शेनगान ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसे एहसास हुआ कि वह सम्राट के विचारों को समझने में तेजी से असमर्थ होता जा रहा है। सम्राट को धोखा देने के अपराध को भी महाराज द्वारा स्वेच्छा से अनदेखा किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि लेडी जिया वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। ये सोचकर ली शेनगान ने तुरंत अपने शिष्य को बुलाया। लेडी शिया की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। शाही रसोई में जाकर सबको बता दो और उन्हें निर्देश दो कि उनका अच्छे से ख्याल रखें। याद रखना, ये बात गुप्त रखनी है।
ली शेनगान ने गंभीर चेहरे के साथ बात की, जिससे उनका शिष्य इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा बदल गया। नन्हा झूजी ने बात स्वीकार की और किसी भी देरी के डर से ऐसे दौड़ पड़ा मानो उसकी जान उसी पर निर्भर हो। ली शेनगान स्वयं भंडारगृह में गए और सम्राट द्वारा प्रदान किए गए कुछ टॉनिक उपहारों के साथ साथ सुलेख का चयन किया और उन्हें स्वयं जाहुआ मंडप में पहुंचाया। श्रेया रुकिंग ने अपने सामने रखे बहुमूल्य टॉनिकों और महिलाओं के लिए प्रसिद्ध सुलेख के नमूनों के ढेर को देखा। उसकी आंखें भावनाओं से लाल हो गईं। ये सेविका महाराज की असीम कृपा के लिए आपका धन्यवाद करती है। वह घुटनों के बल बैठ गई और प्रणाम किया। पहला युद्ध सफल रहा। सम्राट की ओर से उसे थोड़ी सी सुरक्षा देने की इच्छा का मतलब महारानी और कुलीन उपपत्नी शे को खुश करने से कहीं अधिक था। पुनर्जन्म के बाद से वह चुपचाप रहती थी, भय से कांपती रहती थी। आखिरकार वह मौत के कगार से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और दूसरों द्वारा आसानी से कुचली नहीं जा सकेगी। ये वाकई एक बड़ी सफलता थी। कम से कम अब उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं था, है ना? अगर सम्राट उसकी रक्षा करने को तैयार थे, तो वह इतनी आसानी से अपनी जान नहीं गंवाती। आखिरकार हरम का असली मालिक तो सम्राट ही था। ये सोचकर उसे रोने का मन हुआ। लेडी श्रेया, कृपया जल्दी उठिए। ली शेनगान चौंक गई। बेशक वो सभी पेचीदा विवरणों को नहीं समझ पाया और उसने बस यही सोचा कि लेडी जिया सम्राट के प्रति कृतज्ञ थी। महोदय, अपना ख्याल रखिए। ये सेवक अब आपसे विदा लेता है। ली शेनगान ने और भी विनम्रता से कहा। वह वाकई कृतज्ञता व्यक्त करना जानती है, इसलिए सम्राट उसके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। नपुंसक ली, कृपया आराम से जाइए। श्रेया रुकिंग खड़ी हुई और खुद अपना पस आगे बढ़ाते हुए हिजड़ेली को दरवाजे से ठीक से बाहर तक छोड़ने गई। कारण जानकर श्रेया जीजी और जेडयू इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्रेया रुकिंग ने अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा सा चांदी का सिक्का निकाला। इसे शाही रसोई में ले चलो, आज रात कुछ बढ़िया खाना खाते हैं। जी हाँ, मेरी मालकिन, शाओ जीजी ने उत्साह से चमकते चेहरे के साथ कहा। 2 दिन बाद ही डबल नाइन्थ फेस्टिवल है। आपको सम्राट की कृपा प्राप्त है, इसलिए भोज में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों न हम साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं? ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं? खाना कितना स्वादिष्ट होता है? जिया रुकिंग की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या तुमने घर पर त्योहार नहीं मनाया? जेडयू ने हैरानी से पूछा। ओह, ऐसा नहीं है। मेरी माँ का निधन जल्दी हो गया था और मेरे पिताजी व्यस्त थे, इसलिए। जिया रुकिंग ने बहाने बनाए। 21वीं सदी में डबल नाइन्थ फेस्टिवल कौन मनाता है? जेडयू का चेहरा अचानक अपराधबोध से सख्त हो गया। इस नौकर ने बहुत बड़ी गलती की है। मालकिन की दुखद यादों को ताज़ा कर दिया। एक महिला के लिए अपनी मां की असमय मृत्यु से अधिक दुखद कुछ भी नहीं हो सकता था। आखिर वह हमेशा ऐसे दुखदायी विषयों को ही क्यों उठाती थी? कोई बात नहीं, तुम्हारा ऐसा करने का इरादा नहीं था, जिया रुकिंग ने कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए कहा। सौभाग्य से उसके शरीर की पिछली मालकिन महल में कोई निजी नौकरानी नहीं लाई थी, वरना उसकी लिखावट से ही उसका भेद खुल जाता। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ग ने अभी भी उस पर ज्यादा सख्ती नहीं बरती थी। जियाओ वेंग हॉल, महारानी ने पहले ही दोहरे नौवे उत्सव के भोज की व्यवस्था कर दी थी, जिसमें भोजन, पेय पदार्थ और कलाकारों का एक दल शामिल था। सब कुछ तैयार था। तो फिर हम भोज का आयोजन शाही उद्यान में करेंगे। ये बहुत विशाल है। पिछले कुछ दिनों से मौसम भी सुहाना रहा है। महामहिम की तरह हर चीज का ख्याल कोई नहीं रखता, यू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। महारानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, लेडी श्रेया की तबीयत कैसी है? वह अचानक बीमार क्यों पड़ गईं? किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो कुलीन उपपत्नी शे को सिर दर्द दे सके, काफी मुश्किल था, लेकिन इससे पहले कि उसका सही उपयोग हो पाता, वह बीमार पड़ गई। कितना दुर्भाग्य। कहा जाता है कि माननीय मामलों के कार्यालय ने तो उसकी नाम टिका भी हटा दी है, जिससे लगता है कि उसकी बीमारी काफी गंभीर है। यू लैन ने भी भौहें चढ़ा ली। बस करो, जाओ शाही चिकित्सक से कहो कि बाद में आकर उसे देख लें और कुछ टॉनिक भेज दें। अगर उनसे भी कोई फायदा न हो तो उसे छोड़ दो। महारानी ने थोड़ी अधीरता से हाथ हिलाया। वह दयालु और गुणी थी, लेकिन बोधिसत्व नहीं थी। उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। वह मुश्किल से अपना ही ख्याल रख पाती थी, दूसरों का तो कैसे? जी हाँ महाराज। यू लैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। महल में इतने वर्षों तक रहने के बाद उसने एक बात सीख ली थी, उन चीजों को हटा दो जो किसी काम की नहीं है, और उन लोगों के जीवन और मृत्यु की परवाह मत करो जो किसी काम के नहीं हैं। अन्यथा अत्यधिक बोझ ढोने से चढ़ाई में बाधा ही उत्पन्न होगी। 9वें महीने के 7वें दिन दोपहर में जीचेन हॉल में सम्माननीय मामलों के कार्यालय के मुख्य प्रबंधक फैंग गनफू ने सम्राट के समक्ष सावधानी पूर्वक एक चांदी की थाली प्रस्तुत की। महाराज, अब जीवन साथी चुनने का समय आ गया है। पिछले कुछ दिनों से सम्राट ने किसी पत्नी का चयन नहीं किया था। पिछली बार जब उन्होंने चयन किया था, तब वे कुलीन उपपत्नी शे से मिलने गए थे। इस बार किसे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, यह निश्चित था। झाओ जुन्याओ ने खिलाड़ियों की सूची पर नजर डाली। सम्मानित महिलाओं के अनुभाग में कोई नहीं था। सम्मानित महिला हो घर पर ही थी। महिला जिया बीमार थी। महिला जिया, उसके दिल में खुजली सी महसूस हो रही थी। आज चुनने की कोई जरूरत नहीं।
झाओ जुन्याओ ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया और फैंग एनफू तुरंत पीछे हट गया। रात में झाओ जुन्याओ बिस्तर पर कुछ बेचैन था, लेडी श्रेया के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो नन्ही जादूगरनी सचमुच चतुर और साहसी थी। हरम में महारानी और कुलीन उपपत्नी शेह का वर्चस्व था, और जो कोई भी थोड़ा सा भी अलग दिखता था उसे जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अगर वह महारानी पर भरोसा करती तो कुलीन उपपत्नी शेह उसे प्रताड़ित करती। इसके विपरीत महारानी और भी निर्दयी साबित होती। ऐसी स्थिति में वास्तव में उसके पास समग्र परिदृश्य को समझने और उसके पास पहुंचने का रास्ता खोजने की स्पष्टता थी। वह चतुर और बुद्धिमान थी। झाओ जुन्याओ बेहद खुश था। पुरुष, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, हमेशा किसी खूबसूरत महिला को संकट से बचाने वाले नायक की भूमिका निभाने का आनंद लेते हैं, और वह भी इसका अपवाद नहीं था। किसी व्यक्ति के लिए दिल से भरोसा किए जाने का एहसास ही सबसे बड़ी प्रशंसा और सम्मान होता है। वह आमतौर पर हरम के मामलों में दखल देना पसंद नहीं करता था, लेकिन अगर उस नन्ही जादूगरनी ने उसे अपना सहारा चुना तो वह उसे कैसे निराश कर सकता था। हालांकि महल का वह गहरा भाग खतरों से भरा हुआ था, फिर भी उसके पास किसी की रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता थी। सम्राट के निर्देशों को प्राप्त करने के बाद और जिया रुकिंग द्वारा कुछ चांदी भेंट करने के बाद शाही रसोई ने सुनिश्चित किया कि शाम का भोजन काफी भव्य हो, जिसमें 6 व्यंजन और 2 सूप शामिल हों, जो सभी उत्कृष्ट थे। एक सम्मानित महिला के लिए सामान्य रूप से आवंटित व्यंजनों के अलावा कई और व्यंजन भी जोड़े गए। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। महारानी युन की वरिष्ठ महल दासी काइडी ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की, सिर्फ एक सम्मानित महिला और उन्हें इतने सारे व्यंजन मिलते हैं। खाने के डिब्बे पैक करते समय जियाओ जीजी ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने इन डिब्बों के लिए चांदी खर्च की है। शाही चिकित्सक ने कहा कि उन्हें पोषण की आवश्यकता है और कई व्यंजन औषधीय आहार हैं। ये सुनकर काइडी ने और कुछ नहीं कहा, धीरे से नाक से एक हल्की सी फुफकार निकाली और अकड़ते हुए चली गई। हमारी महिला के भोजन का क्या हुआ? अरे, बस आने ही वाला है। शाओ वेजी ने शाओ जिजी की ओर क्षमा प्रार्थी भरी नजर डाली और जल्दी से चली गई। वे सभी सम्मानित व्यक्ति थे और वह उनमें से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। महारानी युन के पिता राजस्व मंत्रालय में एक आधिकारिक पद पर थे और ग्रांड ट्यूटर शेह के अधीनस्थ थे। परिणामस्वरूप महारानी युन को उन सभी लोगों का तिरस्कार करना पड़ता था जिनका कुलीन उपपत्नी शेह तिरस्कार करती थी। यदि हरम की रानियों को 2 गुटों में विभाजित किया जाए तो महारानी युन निस्संदेह कुलीन उपपत्नी शेह की कट्टर समर्थकों में से एक होंगी। जिस रात उन्हें महिला उपदेश की पुस्तिका मिली, उसी रात कुलीन उपपत्नी शेह ने महारानी युन को बुलाया और दोनों ने गुप्त रूप से काफी देर तक विचार विमर्श किया। उस दिन के बाद से महारानी युन के लोग हर मोड़ पर मुसीबत मोल लेने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी ने उस सुबह ही निर्देश दिया था कि हस्तक्षेप न किया जाए। कुलीन उपपत्नी शेह अपना क्रोध दबा रही थी और उसे अंततः कहीं न कहीं निकालना ही होगा। शाओ जीजी ने झटपट खाने का डिब्बा पैक किया और खाना लेकर जल्दी से चली गई। टोफू और मीटबॉल के साथ गाढ़ा चिकन शोरबा, चटपटी हरी तली हुई सब्जियां, काली मिर्च और नमक से सने मेमने के चॉप्स, हल्के से पकाया हुआ हिरण का मांस, छोटी पसलियों के साथ पकी हुई पत्ता गोभी और चमकदार ब्रेस्ड पोर्क, ये सब उसका पसंदीदा भोजन था। उसे मांस बहुत पसंद था, बेहद पसंद था। 16 साल की उम्र में वह अपने विकास के चरण में थी। भरपूर खाने का समय। तुम सब यूं ही खड़े मत रहो, बैठो और खाना खाओ, जिया रुकिंग ने आदेश दिया। जियो जिजी और जेड यू झिझके, अरे संकोच करना बंद करो, इस सुनसान जगह पर कोई नहीं है। आज हम खुश हैं, इसलिए इतनी औपचारिकता न बरतें। शिया रुकिंग ने हंसमुख होकर कहा। जब उसे एक समर्थक मिल गया तो वह खुश क्यों नहीं होती। अकेले खाना खाने में कोई मजा नहीं था, मजा तो तभी आता था जब सब मिलकर खुशियां मना सकें। इसके अलावा लोगों को काम पर रखते समय बिना किसी संदेह के भरोसा करें। जिन लोगों को आप काम पर रख रहे हैं उन पर शक न करें। केवल शालीनता और अधिकार के संयोजन से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। वह चाहती थी कि उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को पता चले कि उनका स्वामी उन्हें महत्व देता है, कि उनके साथ दयालुता से पेश आया जाता है और अच्छे काम का फल अवश्य मिलेगा। सचमुच, जियाओ जिजी और जी यूए कृतज्ञतापूर्वक घुटने टेककर बोले, आपके सेवक आपकी कृपा के लिए स्वामी को धन्यवाद देते हैं। जल्दी उठो, हर मोड़ पर घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, जिया रुकिंग ने हंसते हुए कहा। हाँ, वो उनके प्रति दयालु थी और कभी कभी नियम भी बनाती थी, इसलिए वे अपने स्वामी के प्रति स्नेह और सम्मान दोनों महसूस करते थे, जो सर्वोत्तम संभव स्थिति थी। उस शाम मालिक और नौकर एक असाधारण घटना के रूप में एक ही मेज पर बैठे थे। शिया रुकिंग ने बड़े आनंद से भोजन किया। शाही रसोई का कौशल वास्तव में उत्कृष्ट था। हर व्यंजन स्वादिष्ट था, विशेष रूप से हिरण का मांस, जो कोमल और रसदार था। उसने पारदर्शी चावल पर कई चम्मच सूप डाला और उसमें हिरण के मांस के कुछ टुकड़े मी दिए, जिससे नाजुक रोकिल्न तिरंगे का कटोरा इतना भर गया कि वह लगभग छलकने ही वाला था। एक झलक ही उसके मुंह में पानी लाने के लिए काफी थी। छी, अगर ये आधुनिक युग होता तो वो तो बस बड़ी बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। लेडी झू ने जल्दी से कहा, अगर मेरे साथ शुई होंग जैसा आधा भी अच्छा साथी होता तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती।
लेडी झांग ने माथे पर शिकन और पीड़ा भरे भाव के साथ कहा। उसके पीछे खड़ी महल की नौकरानी ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। उसने मन ही मन सोचा, एक कुशल महिला चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें सामग्री जुटानी होगी। शेया रुकिंग ने मीठे सूप के कुछ घूंट पिए। उसकी निगाहें बाहर के खूबसूरत नजारे पर टिक गईं। बड़े बड़े गुड़हल के फूलों को निहारते हुए वह भावुक हो उठी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप उन्हें प्रदर्शन करते देखती रही। उसे यकीन था कि मिलने का उनका निमंत्रण सिर्फ फालतू की बातों के लिए नहीं था। और सच में, जब उसने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रही है, तो दोनों आखिरकार मुद्दे पर आ गए। लेडी झांग रोने और बिलखने लगी, जबकि लेडी झू नहीं रोई, वह बस शिकायत करती रही। बड़ी बहन श्रेया, हम एक समय एक ही छत के नीचे रहते थे, कितना गहरा रिश्ता था। और अब हमारे समूह की सुशोभित महिलाओं में आप दूसरी हैं जिन्हें सम्मानित महिला का दर्जा दिया गया है। पहली थी माननीय लेडी हूँ, जिन्हें पिछली बार भेंट चढ़ाने वाले रंगे से जुड़ी एक घटना के कारण उनके कमरे में ही सीमित कर दिया गया था। बड़ी बहन श्रेया, आपको यह जरूर बताना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे सम्राट इतने लंबे समय तक आपके प्रति कृपालु रहे। कृपया हमारा भी ख्याल रखना, लेडी जू ने कहा। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जी हाँ, बड़ी बहन श्रेया, अगर हमें भी कृपा प्राप्त होती है तो हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे। लेडी झांग ने आंसू पोंछते हुए आशा से भरे चेहरे के साथ कहा। बिल्कुल, और हम बड़ी बहन श्रेया की भी जरूर मदद करेंगे, लेडी झू ने कहा। उनका चेहरा भी लाल हो गया था। जैसा कि कहावत है, 3 मोची मिलकर झू के लिए आग बनाते हैं। एकजुट होकर हम तीनों अकेले काम करने की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेडी झांग ने उत्साहपूर्वक कहा। शेया रुकिंग ने अभी सुनना भी पूरा नहीं किया था कि वह लगभग अपना सूप थूकने ही वाली थी। ये सब बकवास है, क्या कोई गहरा रिश्ता था? बिल्कुल नहीं। जैसा कि उसे याद था, जिस कमरे में वे दोनों रहती थी, उसमें वह सबसे साधारण परिवार में जन्मी थी और हमेशा से ही उनके उपहास का निशाना रही थी। और उनकी देखभाल करने की बात, कितनी गुस्ताखी! उन्हें उनका सहारा क्यों बनना चाहिए? इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? उनका दावा है कि अगर उन्हें समर्थन मिल जाए तो वे उसका साथ देंगे। ये तो सरासर मजाक है। ये निराधार आत्मविश्वास उन्हें कहाँ से मिला? ये दोनों मूर्ख, भला इनके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? हास्यास्पद। अपने सामने मुस्कुराती हुई लेकिन महत्वाकांक्षा और लालच से भरी आंखों वाली उन दोनों को देखकर ज़िया रुकीन ने एक अजीब सी मुस्कान को मजबूर किया। क्या मेरी दोनों बहनों में किसी चीज की कमी है? चिंता मत करो, एक ही छत के नीचे रहने से एक सच्चा बंधन बनता है। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी हो या जरूरत हो तो बेझिझक बोलो। लेडी झांग और लेडी झू ने देखा कि ज़िया रुकिंग बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और वे बातचीत जारी रखने ही वाली थी कि अचानक ज़िया रुकिंग ने अपनी कनपटी सहलाना शुरू कर दिया और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। मेरी मालकिन, क्या हुआ? ज़ेड ने हैरानी से हौंसते हुए कहा। श्याओ जीजी, महिला थक गई है, चलो जल्दी से उसे वापस ले चलते हैं। पास ही खड़ी शियाओ जीजी तुरंत आगे आए और शिया रुकिंग का दूसरा हाथ पकड़ लिया। महिलाओं, हमारी मालकिन अभी अभी बीमारी से ठीक हुई हैं और उन्हें ठंडी हवा में बाहर नहीं निकाला जा सकता, कृपया समझें। लेडी झांग, लेडी झू, अब हमें विदा लेनी होगी। ज़ेड ने भी उन्हें विदाई दी। ये कहने के बाद वे दोनों जल्दी से ज़िया रुकिंग को वहां से ले गए, जिससे लेडी झांग और लेडी झू एक दूसरे को घूरती रह गईं। इसका क्या मतलब है? शर्म से लेडी झांग का चेहरा लाल हो गया। इसका मतलब है कि वह हमारी मदद नहीं करना चाहती। लेडी झू ने अपना दयनीय चेहरा छिपाया, अपना रुमाल फेंका और तिरस्कार पूर्वक चली गई। अरे, मेरा इंतजार करो। लेडी झांग उसके पीछे पीछे चली गई। हम गर्व करने लायक क्या है? वह तो बस एक पदच्युत सम्मानित महिला है। सम्राट ने उसे आधे महीने से अधिक समय से नहीं बुलाया है, लेडी झू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बिल्कुल सही, उनकी निम्न सामाजिक स्थिति और लगातार बीमारी के कारण ऊपर चढ़ना स्वर्ग में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेडी झांग ने कुछ देर रुककर कहा। लेडी झू ने दांत पीसते हुए एक फूल तोड़ा। पूरे 1 साल बाद उसे फिर से कृपा मिली। क्या ये सचमुच महज किस्मत है? अगर नहीं, तो उसने वास्तव में क्या किया? भले ही किसी महिला को सम्मान न मिले, फिर भी वह सम्माननीय महिला ही रहती है। सम्माननीय महिला का पद प्राप्त करने के बाद वह हरम की औपचारिक स्वामिनी बन जाती है, हम जैसी महिलाओं से कहीं श्रेष्ठ, जो आधी दासी और आधी मालकिन है। उसे महारानी को प्रणाम करने, उत्सवों के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने और अक्सर छोटे बड़े भोजों में सम्राट से मिलने का अवसर मिलता है। और हम महिलाओं का क्या? कुछ नहीं। इस कड़वाहट को सहना बहुत कठिन है। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। यान होन की पंखुड़ियों के केवल अवशेष ही बचे थे। महल की दासी से एक रुमाल लेकर उसने अपने हाथ पोंछे और धीरे धीरे चली गई। झाव हुआ मंडप। शेया रुकिंग के लौटने के बाद उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। वह लेट गई और बिना ज्यादा सोचे समझे सो गई। उसे पता नहीं था कि वह कितनी देर सोई, और जब उठी तो वह स्तब्ध थी। तभी उसने पर्दे के पीछे ज़ेड और बाकी लोगों को फुसफुसाते हुए सुना। लेडी झांग और लेडी झू तो हद ही बेशर्म है, दूसरों को ऊपर उठाने की बातें करती हैं। जब वे कृपा पात्र थी तो उन्होंने हमारे गुरु को ऊपर क्यों नहीं उठाया? शियाओ जीजी ने धीरे से शाप दिया। जी युए ने भी आक्रोशपूर्वक कहा। बिल्कुल, जब वे अन्य पसंदीदा महिलाएं पसंदीदा थी तो हमारी मालकिन को दरकिनार कर दिया गया, उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। यह कोई रहस्य नहीं था कि महल में प्रवेश करने के बाद से 1 वर्ष तक सम्राट ने उसके स्वामी को नहीं बुलाया था। हालांकि ज़ेड यू नई थी, फिर भी उसे अपने स्वामी के लिए गुस्सा आ रहा था। शेया रुकिंग को खुद तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, भला भला ऐसे घिनौने मामलों के बारे में क्यों सोचेगा? अपनी आंखें मलते हुए भी उसे नींद आ रही थी। ज़िया रुकिंग करवट बदलकर फिर सो गई। जब वह दोबारा जागी तो ज़ेड यू ने ही उसे जगाया था। महाराज, सम्राट ने आपकी पट्टिका का चयन कर लिया है, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। जब ज़ेड यू ने ज़िया रुकिंग को उठाया तो वह अभी भी बेहोशी की हालत में थी।
ज़ियाओ ज़ीज़ी ने पानी पहले ही गर्म कर लिया था और ज़ैट्यू ने उसे स्नानघर तक ले जाने में मदद की। गर्म पानी में भीगते हुए ज़िया रुकिंग को आखिरकार थोड़ी होश आई। उस रात फिर से बिस्तर पर लेटने के बारे में सोचते ही उसकी सारी नींद उड़ गई। मुझे दर्द से डर लगता है, सम्राट बहुत कठोर है। जी यूए, शियाओ ज़ीज़ी से कुछ पेस्ट्री मंगवाओ। मुझे पेट भरना है। शारीरिक मेहनत के लिए पेट भरा होना जरूरी है। सम्राट के शाही भोजन देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वाद में उतने अच्छे नहीं होते। मैं ज्यादा नहीं खा सकता। गुरुजी क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे एक स्टीम्ड बन, नमक और काली मिर्च वाले मूंगफली की एक प्लेट, मांस से भरी शॉर्टब्रेड की एक प्लेट और 2 पेस्ट्री चाहिए। शकरकंद का केक या खजूर के पेस्ट का केक चलेगा। जी, आपका सेवक अभी जाता है। ये सभी हल्के व्यंजन थे, ज्यादा मसालेदार नहीं थे, इसलिए अगर वह थोड़ा बहुत खा ले तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नहाने के बाद उसे थोड़ी भूख लग गई थी। उसने आधा उबला हुआ बन मूंगफली के साथ एक टुकड़ा शॉर्टब्रेड और एक टुकड़ा मूंग दाल का केक खाया, जिससे उसका पेट लगभग आधा भर गया। गुरुजी, आज आप कौन से कपड़े पहनेंगे? ज़ैट्यू ने कपड़ों को कतार में फैला दिया। सर्दियों के कपड़े अभी तैयार नहीं थे। ये नए बने शरद ऋतु के परिधान थे। मोली के रंग वाला ही चलेगा। ये हरे रंग का हल्का शेड है, ताजगी भरा। हाँ, ज़ैट्यू ने भी सोचा कि गुरुजी ताज़ा पोशाक में अच्छे लग रहे थे। फिर शिया रुकिंग ने एक जेड हेयरपिन, एक जेड पेंडेंट और एक चांदी का हेयरपिन चुना, जिसमें सफेद जेड से बनी एक चिड़िया लटक रही थी। उसकी आंखें काले अगेट से सजी थी, जो चमकती और जीवंत लग रही थी। वह इतनी असली लग रही थी मानो किसी डाल पर बैठकर गा रही हो। हेयरपिन के इस सेट में कुल 6 पीस थे। सभी पर छोटे छोटे जानवरों की आकृतियां बनी थी और वे बहुत ही मनमोहक थी। शिया रुकिंग को वे बहुत पसंद आई। ये छोटी मोटी चीजें महंगी नहीं थी, लेकिन इनका आकर्षण इनके अनूठे और मनमोहक होने में निहित था। यह मैकपाई वाला डिजाइन तो पिछले वाले 2 मछलियों वाले डिजाइन से भी बेहतर दिखता है। सफेद सेट पत्थर नाजुक था और चांदी की हेयरपिन पर भी फूलों की नक्काशी की गई थी, जो सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण था। मैं पूरे शिचेन में व्यस्त रहा। इतना सारा काम और खाना भी नहीं। भला मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? ली शेनगान का चेहरा भावहीन बना रहा, उसे इसकी आदत हो चुकी थी। यह आदरणीय महिला कौन सी घिनौनी हरकत करने में असमर्थ थी? जब सम्राट को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सचमुच कुछ नहीं दिख रहा। शिया रुकिंग ने खट्टे बांस के अंकुर और झींगा के सूप का एक कटोरा लिया, फिर सुगंधित, हल्के जले हुए परत वाले धीमी आंच पर पकाए गए चावल का एक कटोरा अपने लिए परोसा। महाराज, ये गोमांस के टुकड़े मशरूम के साथ तले गए थे। चावल के साथ मिलाकर ये एकदम लाजवाब लगते हैं। बोलते बोलते ज़िया रुकिंग ने एक चम्मच सुगंधित, सुनहरे भूरे रंग के तले हुए मशरूम और गोमांस के टुकड़े उठाए और उन्हें चावल में मिला दिया। क्या महाराज इसे आजमाना चाहेंगे? शिया रुकिंग को पूरा भरोसा था। ये सुगंध किसी भी सामान्य व्यक्ति को मोहित कर सकती है। सम्राट भी तो इंसान ही है। झाओ जुनियाओ का चेहरा और भी अजीब हो गया। उसने पहले कभी इस तरह से खाना नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचारवश एक निवाला खा लिया। झाओ जुनियाओ धीरे धीरे और सोच समझकर चबाने लगा। शिया रुकिंग उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। इतना स्वादिष्ट व्यंजन, और फिर भी वे इसे इतने सलीके से खा सकते हैं, सचमुच एक सज्जन व्यक्ति। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे स्तब्ध कर दिया। और फिर, महाराज, यह आपका तीसरा कटोरा है। झाओ जुनियाओ ने अनिच्छा से कटोरा नीचे रख दिया। शायद इस तरह खाना उतना बुरा भी नहीं है, उसने अचानक सोचा। कम से कम यह उन महिलाओं की तुलना में देखने में ज्यादा अच्छा लगता है जो दिखावटी तौर पर बस कुछ निवाले खाती हैं। डॉट 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 सम्राट ने आज रात जरूरत से ज्यादा खा लिया। बहुत ज्यादा खाने की वजह से उसे नींद नहीं आती थी, और नींद न आने की वजह से उसे कुछ न कुछ करने की जरूरत पड़ती थी। शिया रुकिंग को बात अच्छी तरह समझ आ गई। तो इसे ही कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मध्यरात्रि, महामहिम, मैं सचमुच थोड़ा, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। शिया रुकिंग रोने ही वाली थी। फिर भी मन ही मन उसने कोसते हुए सोचा, क्या यह आदमी सच में इंसान है? रात के चौथे घंटे में, महाराज, मैं आगे नहीं बोल सकती। वाक्य पूरा करने से पहले ही वह बेहोश होकर सो गई। झाओ जुनियाओ को अपराध बोध का एक हल्का सा एहसास हुआ। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? अगर ज़िया रुकिंग को ये पता चलता तो वो जरूर अपनी आंखें घुमा लेती। थोड़ा सा, ये तो हद से ज्यादा है। ठीक है। उसके कोमल और लचीले शरीर को अपनी बाहों में थामे हुए उसने सहज ही कंबल को और करीब खींच लिया और उन्हें अच्छे से ओढ़ लिया। फिर झाओ जुनियाओ सोने की तैयारी करने लगी। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे औरत को बाहों में लेकर सोने की यह बुरी आदत कब लग गई? उसने सोचा, फिर सोचा, मुझे नहीं लगता कि मुझे पहले कभी यह आदत थी। उसने राहत की सांस ली। उसने उन्हें थोड़ा अलग किया और फिर हल्की नींद में सो गया। शिया रुकिंग बेचैनी से सो रही थी। उसकी बांह से लिपटकर आगे पीछे रगड़ रही थी और कभी कभी सपनों में खिलखिलाकर हंस रही थी। झाओ जुनियाओ ने सहज रूप से भौहें सिकुड़ी। फिर भी उसने पाया कि उसे यह नापसंद नहीं था। उसे याद आया कि कुलीन उपपत्नी शिव पूरी रात जागती रही थी, तो उसने सोचा, ये तो कहीं ज्यादा प्यारा है। डॉट 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 अगली सुबह ज़िया रुकिंग पीले चेहरे के साथ महारानी का अभिवादन करने गई। महारानी हमेशा की तरह उदासीन रही और उन्होंने उसे कुछ चीजें उपहार में दी। कुलीन उपपत्नी शिव ने उसकी ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने मन ही मन सोचा, वह बस एक बीमार सी इंसान है, ध्यान देने लायक नहीं। दूसरी ओर महारानी युन ने उसे कई ऐसी निगाहों से देखा जिससे वह असहज महसूस करने लगी। अभिवादन की रस्में पूरी करने के बाद वह पीछे बैठ गई। वह बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी, नींद आ रही थी, प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी और थकान भी थी। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था और उसका सिर चकरा रहा था। महारानी निंग के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, और उन्होंने शुरू से अंत तक एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। शिया रुकिंग को ऐसा लग रहा था मानो हर पल अनंत काल के बराबर हो।
मैं बस चाहती हूँ कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं वापस जाकर अपनी नींद पूरी कर सकूं। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महारानी जानबूझकर ऐसा कर रही हो। महारानी निंग से बातचीत करने के बाद वह महारानी हुईपेन की ओर बढ़ी। उनकी रुचि स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। ठीक उसी समय जब जिया रुकिंग को लगा कि वह बेहोशी की हालत में पहुंचने वाली है, जेड यू ने धीरे से उसे याद दिलाया। मेरी देवी, अब प्रणाम करने और विदाई देने का समय आ गया है। शेया रुकिंग तुरंत थोड़ी अधिक सतर्क हो गई। एक पल देर से उठी और सभी के साथ विदाई के समय झुककर अभिवादन किया। बहनों, आप जा सकती हैं। महारानी के बोलने के बाद वह यूलैन के हाथ का सहारा लेकर संतुष्टिपूर्वक चली गई। शेया रुकिंग पूरी रफ्तार से झाओहुआ पवेलियन वापस भागी, पेट भरकर खाया पिया और सीधे सोने चली गई। महारानी के निवास पर यूलैन एक पौष्टिक सूप लेकर आई। महाराज, कृपया इसे गर्मागर्म ही पीजिए। महारानी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी अपनी नाक पकड़ी और उसे गटक लिया। यह इतना कड़वा था कि उसने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। यूलैन ने जल्दी से अपनी चाय लाकर मुंह धोया और फिर मिठाई वाले फलों की एक प्लेट ले आई। एक खाने के बाद महारानी को आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैं इस दवा को इतने लंबे समय से ले रहा हूँ, फिर भी यह असर नहीं कर रही है। महाराज, अभी तक भाग्य का आगमन नहीं हुआ है। आप अभी युवा हैं और सम्राट भी आ रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू लैन ने मुस्कुराते हुए सलाह दी। वैसे भी चिंता करने का कोई फायदा नहीं। रानी निंग और रानी हुईपेन सचमुच भाग्यशाली हैं। महारानी के मन में थोड़ी सी खटास आ गई। सम्राट के बहुत कम बच्चे थे। हालांकि राजकुमारियां भी अनमोल होती हैं, लेकिन अगर मेरा एक भी बेटा या बेटी होता तो मुझे हर मोड़ पर शाही उपपत्नी शेह के दबाव का सामना न करना पड़ता। उन्होंने मन ही मन विलाप किया। अंततः वे केवल राजकुमारियां हैं, दहेज के रूप में उन्हें बस यही मिलेगा। महाराज, आपको बस उनका स्नेह करना है और सम्राट को आपकी दयालुता का पता चल जाएगा। सम्राट को हरम में ईर्ष्या और कलह से सख्त नफरत थी और वे किसी भी पत्नी द्वारा बच्चों के खिलाफ साजिश रचने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उदारता दिखाने के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? उसने सोचा। थोड़ी कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, वे मुझे भी महारानी माँ कहते हैं, मैं उन पर स्नेह क्यों न जताऊं? एक की उम्र 3 साल थी, दूसरी की सिर्फ 1 साल। दोनों ही नन्हे बच्चे थे उस प्यारी, दिल चुरा लेने वाली उम्र में। महारानी ने एक और मिठाई का टुकड़ा उठाते हुए सोचा, कंसोर्ट निंग शांत स्वभाव की है और कंसोर्ट हुईपेन एकांत जीवन व्यतीत करती हैं, दोनों को संभालना आसान है। इस नौकर ने देखा है कि लेडी जिया काफी भाग्यशाली लगती हैं। यू लैन ने टिप्पणी की। आधे महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और सम्राट अब भी उनके बारे में सोचते हैं। महारानी की भौहें तन गईं। भाग्यशाली तो क्या हुआ? देखो उसका कमजोर शरीर, भूत की तरह पीला चेहरा। कोई भी बता सकता है कि उसे बच्चे पैदा करने में कठिनाई होगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं। आखिरकार वह तो बस एक सम्मानित महिला है। भले ही उसे कितना भी समर्थन मिले, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं दूसरों को फिर से मेरा मजाक उड़ाने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उन लोगों से दोस्ती करती हूँ जिन्हें समर्थन मिलता है। महाराज, आप बुद्धिमान हैं। डॉट डॉट डॉट। हरम की प्रमुख हस्तियों में से कुछ इस प्रकार हैं। महारानी और कुलीन उपपत्नी शेह बेशक एक दूसरे से अलग थी। एक केंद्रीय महल की स्वामिनी थी, जबकि दूसरी को शाही कृपा का अटूट आशीर्वाद प्राप्त था। उनके नीचे महारानी निंग और महारानी युन थी। शर्मीली और अप्रिय स्वभाव वाली महारानी निंग ने फिर भी सबसे बड़ी राजकुमारी को जन्म दिया था, जिनसे सम्राट हर कुछ दिनों में मिलने जाते थे। सुंदर और जीवन स्वभाव वाली महारानी युन को निरंतर कृपा प्राप्त होती रही और वे सुखमय जीवन व्यतीत करती रही। आगे चलकर महारानी हुईपेन और महारानी झेंग पेन थी। महारानी हुईपेन ने दूसरी राजकुमारी को जन्म दिया था, जो अभी 1 वर्ष की हुई थी। उन्हें दुगने पुरस्कार और त्योहार के उपहार मिले और उनके दिन अपनी बेटी के साथ आनंद में बीतते थे। इस हिसाब से उच्च पदस्थ रानियों में महारानी झेंग पेन का जीवन सबसे कठिन था। उसका व्यक्तित्व महारानी युन के व्यक्तित्व से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था और उसकी सुंदरता तो बस औसत से थोड़ी ही बेहतर थी। सम्राट उसे पसंद नहीं करते थे। वे 2 महीने में केवल एक बार ही उससे मिलने आते थे और कभी उसके साथ बिस्तर साझा नहीं करते थे। मेरा जीवन पूरी तरह से निराशा से भरा है। उस लेडी शेया में ऐसा क्या खास है? बीमार और कागज की तरह पतली, फिर भी सम्राट उसे पसंद करते हैं। महारानी झेंग पेंग गुस्से से भड़क उठी। वरिष्ठ राजमहल की दासी होंग युन चुपचाप खड़ी रही, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने सोचा, महारानी बहुत परेशान है, उनका दिल निराशा से भरा हुआ है। सर्दियों की शुरुआत को आधा महीना बीत चुका है और अभी तक कोयला नहीं पहुंचा है। उन्होंने गृह मंत्रालय से आग्रह किया था, जिसने इसे भेजने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है। ये धिक्कार है अंधे नौकरों पर, मेरी उपस्थिति में भी चापलूसी करने और दूसरों का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। महारानी झेंग पेन क्रोधित हो उठी। महाराज, कृपया अपनी नाराजगी शांत करने के लिए 1 कप चाय पीजिए। होंग युन ने तुरंत चाय पेश की। महारानी झेंग पेन ने अपने दिल में उठ रही उथल पुथल को दबाया और एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। वैसे पूर्वी महल के पुराने सेवकों में से मेरी हालत सबसे खराब है। रानी निंग और रानी हुईपेन दोनों की बेटियां हैं। भले ही सम्राट उनके बारे में न सोचे, वे राजकुमारियों के बारे में जरूर सोचते हैं। कुलीन उपपत्नी शेह और महारानी युन की तो कृपा है, और मेरी न कृपा न संतान। अब तो मेरी हालत किसी सम्मानित महिला से भी बदतर है। महारानी झेंग पेन के बोलते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। कम से कम लेडी शिया की तो कृपा है। मेरा क्या है? महाराज, क्यों न हम महारानी से अक्सर मिलने की कोशिश करें? होंग युन ने संकोच से सुझाव दिया। महारानी 6 महलों की बागडोर संभालती हैं। अगर हम उनके करीब आ जाएं, तो शायद जीवन थोड़ा आसान हो जाए। जब कुलीन उपपत्नी शेह ठीक सामने रहती हैं और महारानी युन बगल में रहती हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं महारानी के करीब जाऊं। हालांकि महारानी झेंग पेन बहुत बुद्धिमान नहीं थी, लेकिन मूर्ख भी नहीं थी।
कुलीन उपपत्नी शेह की नाक के नीचे साजिश करना। क्या मैं जीने से थक गई हूँ। महारानी झेंगपेन की हिम्मत नहीं होती थी कि वह महारानी की चापलूसी करे और कुलीन उपपत्नी शेह उसे नीचा समझती थी। उसकी स्थिति कुछ अजीब थी। हालांकि उसका पद ऊंचा था, फिर भी उसके दिन कठिन थे। इसलिए ज़िया रुकिन को देखकर उसे कुछ नाराजगी महसूस होती थी। हम में से किसी के पास कोई सहारा नहीं है, तो फिर वह इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही है। इस महल में 100 दिनों तक फूल नहीं खिलते। महारानी जी, इस बारे में ज्यादा न सोचें। हांग यून ने सलाह दी और फिर भोजन की व्यवस्था करने चली गई। रात में ठंड होती है। महोदय, आपको जल्दी भोजन कर लेना चाहिए और जल्दी आराम भी कर लेना चाहिए। ये शब्द सुनकर महारानी झेंगपिन का चेहरा और भी बिगड़ गया। जिफू महल में तो कोयले की आग का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, फिर भी उनके अपने कमरों में इसका कोई नामो निशान नहीं था। हांग यून ने झट से कहा, ये नौकरानी कल फिर उनसे आग्रह करेगी। महारानी जी, कृपया पहले भोजन कर लीजिए। अपनी मालकिन के कितने भी दुखी होने पर भी एक नौकरानी होने के नाते उन्हें सांत्वना देना आसान नहीं था। महल में ऐसा ही होता है ना। दरअसल लेडी ज़िया को कोई खास पसंद नहीं किया जाता था। महीने में सिर्फ एक बार सेवा मिलना, क्या इसे कृपा कहा जा सकता है। फिर तो कुलीन उपपत्नी शेह की क्या हालत होगी। इसलिए उनकी मालकिन कुछ हद तक अतार्किक थी। जीवन तो परिस्थितियों के अनुसार जीना ही है, तो ऐसे विचारों में क्यों उलझना। इस साल सर्दी जल्दी आ गई। नवंबर शुरू होने के बाद 2 बार बर्फबारी हुई और आसमान साफ होने में आधे महीने से ज्यादा का समय लग गया। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आता गया, राजकीय कामकाज में व्यस्तता बढ़ती गई और सम्राट झाओ जुन्याओ ने हरम पर कम ध्यान दिया। उन्होंने केवल एक बार झाओ हुआ पवेलियन की नाम टिका चुनी और उसके बाद उन्हें दोबारा नहीं बुलाया। दूसरे शब्दों में, उन्हें न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष कृपा प्राप्त हुई। ज़ेड काफी चिंतित थी, लेकिन ज़िया रुकिन ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ भी गड़बड़ न हो। वह हर दिन किताबें पढ़ती, सुलेख का अभ्यास करती और खाने पीने में मग्न रहती, बिल्कुल बेफिक्र। एक दिन ज़ेड आखिरकार और अधिक संयम नहीं रख सकी। महामहिम, क्या आपको चिंता नहीं है? शेया रुकिन ने उलझन में पूछा। मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? अच्छा, आदरणीय लेडी हु की कैद से मुक्ति मिल गई है। क्या आपको चिंता नहीं है कि वह हमारे ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती हैं, मेरी लेडी? आखिरकार ज़ेड सचमुच कृपा खो देने जैसे अशुभ शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहती थी। ओह, ज़िया रुकिन ने अपना ब्रश नीचे रख दिया, मानो वह सोच में डूबी हुई हो। हम सब बराबर के हैं, तो मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? वैसे भी चिंता करना बेकार है। अगर वह तुम्हें कुचलना चाहती है, तो क्या चिंता करने से उसे रोका जा सकता है? ज़ेड की चिंता और भी बढ़ गई, लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। ज़िया रुकिन ने हंसते हंसते या रोते हुए कहा, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर जाऊंगी। ज़ेड ने कुछ असहजता से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं तो बस एक सम्मानित महिला हूँ। क्या आप सचमुच हमसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि हम 6 महलों में सबसे पसंदीदा बन जाएं? पसंदीदा न होना अच्छी बात है। गोली हमेशा उस पक्षी को लगती है जो अपना सिर बाहर निकालता है। अधिक भार वाली छोटी नाव के पलटने की संभावना अधिक होती है। ये नौकर ही अधीर था। ज़ेड ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। दोपहर के भोजन में मुझे वुड ईयर मशरूम के साथ भुना हुआ सुअर का मांस चाहिए। पिछली बार कमल की जड़ के साथ मीठा और समंथस चिपचिपा चावल भी स्वादिष्ट था, तो चलिए एक और ऑर्डर कर देते हैं। ज़िया रुकिन ने खुशी से निर्देश दिया। जब अच्छे दिनों का आनंद लिया जा सकता है तो उन सभी परेशानियों की चिंता क्यों करें। जीवन में अभी बहुत लंबा सफर बाकी है ना। शेया रुकिन ने खुद को मानसिक रूप से इस संभावना के लिए तैयार कर लिया था कि वह लोगों की नजरों से गिर सकती है। अप्रत्याशित रूप से उसी रात छोटी झुझी आ गई। सम्राट ने इस सेवक को आदरणीय महिला को लाने के लिए भेजा है। गर्मपाल की बाहर प्रतीक्षा कर रही है। अब है आवर हो गया है। क्या सम्राट अभी तक सोए नहीं है? नींद से व्याकुल ज़िया रुकिन को ज़ेड ने खींच कर उठाया। इस नौकर को पता नहीं है, लगता है सम्राट ने आज रात शराब पी है। आदरणीय महिला, कृपया तैयार हो जाए और जल्दी जाए। शराब? ज़िया रुकिन ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से कपड़े पहने और गर्म पालकी में बैठ गई। महल के द्वार पहले से ही बंद थे, जिससे अंदर किसी की भी नजर न पड़े। ज़िया रुकिन की गर्म पालकी बिना किसी रुकावट के अंदर से गुजरी और अंततः एक पार्श्व द्वार से जाओचेन महल में प्रवेश कर गई। झाओ जुनियाओ गो खेल रहा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उससे शराब की हल्की सी गंध आ रही थी। जब शेया रुकिन ने प्रवेश किया तो उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज प्रणाम। इधर आओ। उसने एक गो स्टोन को एक तरफ फेंक दिया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। क्या तुम गो खेलना जानते हो? झाओ जुनियाओ ने कुछ धुंधली निगाहों से पूछा। शेया रुकिन उसके बगल में बैठ गई और सवाल सुनकर उसने तुरंत गो बोर्ड की ओर देखा। जाना, ग्रिड की रेखाएं इतनी बारीक थीं और काले और सफेद पत्थर इतनी सघनता से सटे हुए थे कि उन्हें देखकर ही उसे चक्कर आने लगा। इस नौकर को तो पता ही नहीं है। ज़िया रुकिन ने सीधे सीधे जवाब दिया। झाओ जुनियाओ, कोई बात नहीं, फिर हम गो नहीं खेलेंगे। चलो कुछ और दिलचस्प करते हैं। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन अंदर ग्राउंड ड्रैगन जगमगा रहा था, जिससे अंदर गर्माहट और सुहावना माहौल था, जो वसंत ऋतु के सार से परिपूर्ण था। झाओ जुनियाओ और कुछ कहना नहीं चाहता था और सीधे मुद्दे पर आ गया। बहुत देर बाद ज़िया रुकिन इतनी थक चुकी थी कि वह पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, लेकिन झाओ जुनियाओ अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। उसकी बाहों में सिमटी ज़िया रुकिन ने कुछ पल सोचने के बाद पूछा, महाराज, क्या कोई खास खुशी की बात हुई है? सहज रूप में, ये भारी हिमपात बिल्कुल सही समय पर हुआ है। अगले साल भरपूर फसल होने की प्रबल संभावना है। 10 में से 8 या 9 संभावनाएं हैं। उत्तर भारत कई वर्षों से सूखे से जूझ रहा था। इस साल आखिरकार उसे शुभ हिमपात मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत प्रसन्न था।
ओह, बधाई हो महाराज, ज़िया रुकिंग ने अत्यंत शालीन भाव से कहा। उसके दिल में सिर्फ एक ही सिद्धांत था, इस परम स्वामी को मजबूती से थामे रहो, और इससे न केवल उसका जीवन सुरक्षित होगा, बल्कि उसके दिन भी आनंदमय होंगे। झाओ जुन्याओ, जिसका शरीर और मन बेहद संतुष्ट था, ने उसे थपथपाया। अब सो जाओ, मैं तुम्हें 5वें पहर में वापस भेज दूंगा। हम ज़िया रुकिंग ने आज्ञाकारी भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। सम्राट के रूप में झाओ जुन्याओ ने बचपन से ही नियमों का कड़ाई से पालन किया था, और वयस्क होने पर तो और भी अधिक। अब यह अचानक शुरू हुआ गुप्त संबंध उन्हें नया और रोमांचक लग रहा था। ज़िया रुकिंग के दर्शन को लागू करें तो मर्द ऐसे ही होते हैं। कोई औरत पूरी तरह से नग्न होकर बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही हो, तब भी हो सकता है वो उसे देखे तक न। इसके बजाय वे इस तरह की छुप छुप कर मुलाकातें करना पसंद करते हैं। ये इसके लिए बस एक ही शब्द है, बेशर्म। झाओ जुन्याओ के पास ऐसा करने का बिल्कुल सही कारण था। उसने मन ही मन सोचा, उस छोटी सी मोहक लड़की की सामाजिक स्थिति नीची है। अगर उसे ज्यादा तरजीह मिल गई तो दूसरे उसे परेशान कर सकते हैं। बेहतर यही है कि सब कुछ गुप्त रखा जाए, इस तरह तो सब खुश रहेंगे। ज़िया रुकिंग, जब तक आप खुश हैं, बस यही मायने रखता है। अगले दिन सुबह अभिवादन के दौरान ज़िया रुकिंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पूरी रात करवटें बदलने के बाद अगर वह ठीक महसूस कर रही होती तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। महारानी ने हमेशा की तरह बातचीत का नेतृत्व किया। महारानी झेनपिन ने ज़िया रुकिंग का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, छोटी बहन ज़िया, तुम इतनी पीली क्यों देख रही हो? क्या तुम फिर से बीमार हो गई हो? उनके शब्दों ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। जी हाँ, छोटी बहन ज़िया, अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे तो शाही चिकित्सक को बुलाना न भूलें। आदरणीय लेडी हु की आंखों में थोड़ी सी खुशी झलक उठी। उन्होंने ही तो मुझे कैद करवाया था, भला मैं इस अपमान को कैसे सहन कर सकती थी। ज़िया रुकिंग को हल्का सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्यारी बहनों। बस कल रात हवा बहुत तेज थी, इसलिए मुझे अच्छी नींद नहीं आई। शाही वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी त्वचा वाकई खराब दिख रही है। बेहतर होगा कि आप किसी शाही चिकित्सक से जांच करवा लें, महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही आप बीमार न हो, फिर भी नाड़ी की जांच करवाना अच्छा रहेगा। मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए सभी को ठंड लगने और बीमार पड़ने से सावधान रहना चाहिए। ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महारानी। सभी लोग खड़े हो गए और एक साथ बोले। केवल कुलीन उपपत्नी शेह ही अनिच्छुक थी। महारानी हमेशा परिवार की मुखिया होने का ऐसा दिखावा करती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वापसी के रास्ते में आदरणीय लेडी हु एक बार फिर से परेशानी खड़ी करने आ गई। छोटी बहन, तुम सचमुच कोमल और अनमोल हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट तुम पर इतना प्यार लुटाते हैं। अफसोस, मेरे विपरीत, आदरणीय लेडी हु जब भी उस लाल बालों वाली घटना के बारे में सोचती तो क्रोध से उबल पड़ती। ज़िया रुकिंग ने ठंडी मुस्कान दी। वह शायद हाल ही में मेरे पसंदीदा लोगों की नजरों से गिर जाने के बारे में व्यंग्य कर रही है। उसने अपना सिर घुमाया और शांत भाव से उत्तर दिया, सम्राट तो स्वाभाविक रूप से मुझ पर बहुत स्नेह करते हैं। गोरियो साम्राज्य की ये दुष्ट स्त्री सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही है। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा सचमुच नमीयुक्त हो जाती है। उसने अपने गालों को छूते हुए कहा। तुम, आदरणीय लेडी हु की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वह दुष्ट लेडी ज़िया जानबूझकर ऐसा कर रही है। अचानक उसका गुस्सा खुशी में बदल गया। मुझे बस यह नहीं पता कि सम्राट अब भी पहले की तरह आपका पक्ष लेते हैं या नहीं। मैंने सुना है, अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी भी बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ, इसलिए आदरणीय लेडी हु को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज़िया रुकिंग ने पलटवार किया। अंदर ही अंदर वह उस दूसरी औरत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, लेकिन दिखावे के लिए वह भी बहन जैसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। कितना घिनौना है, उसने सोचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आदरणीय लेडी हु क्रोधित हो उठी। मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? हम सभी सम्मानित महिलाएं हैं, समान दर्जे की, ज़िया रुकिंग ने शांत भाव से जवाब दिया। इसके अलावा मुझे कल रात अच्छी नींद नहीं आई और मुझे थोड़ी नींद पूरी करनी है। मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर ज़िया रुकिंग ज़ेड के साथ चली गई। आदरणीय लेडी हु गुस्से से लगभग कांप उठी। वह ज़िया रुकिंग की पीठ को घूरती रही, काफी देर तक एक भी वाक्य पूरा नहीं कर पा रही थी। अंत में वह केवल एक गाली ही दे पाई, बस तुम रुको। फिर वह अपनी महल की दासियों के साथ गुस्से में वहां से चली गई। 12वें चंद्र महीने के शुरुआती दिनों में कई बार और हिमपात हुआ। शाही उद्यान उजाड़ और मुरझाया हुआ था, सिवाय लाल बेर के बाग के। वहां बेर के फूल बर्फ के बीच से शान से खिले हुए थे। उनका रंग गुलाबी बादलों की तरह चमकीला था। ज़िया रुकिंग का झाव हुआ मंडप बेर के बाग के बहुत करीब था। उनके दरवाजे से बस दाहिनी ओर मुड़कर और महल के रास्ते से होते हुए शाही उद्यान में थोड़ी दूर चलकर वहां पहुंचा जा सकता था। लाल बेर के फूल खिलने की खबर सुनकर ज़िया रुकिंग बेहद प्रसन्न हुई। जी युए, चाय का चूल्हा ले आओ। चलो बेर के बाग में बर्फ का आनंद लेने और फूलों को देखने चलते हैं। ओह ठीक है, लिखने वाला ब्रश और स्याही भी ले आना। मैं कविता लिखना चाहता हूँ। मैंने इतने लंबे समय तक सुलेख का अभ्यास किया है, अब आखिरकार इसे दिखाने का समय आ गया है। उसने सोचा। कल्पना कीजिए, लाल बेर के बाग में एक सुंदरी, उसके पतले जेड जैसे हाथों में चाय बन रही है और कविताएं रची जा रही हैं। ज़िया रुकिंग इस छवि में मग्न होने लगी। अब क्या करूं? भगवान ने ही तो मुझे इतना सुंदर रूप दिया है, तो क्यों ना मैं एक शांत सुंदर महिला की भूमिका निभाऊं। ज़ेड के होंठ फड़क उठे। महामहिम, आपकी लिखावट इस दृश्य को बिगाड़ देगी, है ना मेरी लेडी? ज़िया रुकिंग ने उसे एक नजर देखा और ज़ेड ने तुरंत अपना काम रोक दिया। ये नौकरानी तुरंत इंतजाम करेगी। इतना कहकर वह खरगोश से भी तेज दौड़ पड़ी। लाल बेर की सुंदरता निहारते समय सफेद रंग पहनना सबसे अच्छा रहता है।
श्रेया रुकिंग ने हल्के पैटर्न वाली कढ़ाई से सजी बेज रंग की शाही पोशाक पहनी थी, जिसके ऊपर उन्होंने हंस के पंखों से सजी एक सादी सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। हवा चलने पर हंस के पंख उनके गालों को हल्के से छूते थे, जिससे उनमें एक अलौकिक आकर्षण और मनमोहकता झलकती थी। हमें पैरों में क्या पहनना चाहिए? साधारण जूते तो कुछ कदम चलने के बाद ही गीले हो जाएंगे, जेडयू ने चिंता व्यक्त की। क्या लकड़ी की चप्पलें पहनी जा सकती हैं? बाकी लोग क्या पहनते हैं? कुलीन महिलाओं के पास भेड़ या हिरन की खाल से बने जूते होते हैं। हमारे पास केवल मखमल के जूते हैं और वे भी आसानी से गीले हो जाते हैं। ओह, श्रेया रुकिंग ने धीरे से कहा, फिर सोचने लगी। मखमली बूट फिसलन भरे होते हैं। इससे अच्छा तो मैं लकड़ी की चप्पलें ही पहन लूं। ये गीली भी नहीं होंगी और फिसलने से भी बचाएंगी। भले ही ये ज्यादा गर्म न हो, लेकिन गिरने से तो बेहतर ही है। इन क्लॉक्स के साथ पहनने के लिए मोटे मोजे ढूंढो। ज़िया रुकिंग ने दृढ़ता से फैसला किया। ठीक है। जेडयू ने सिर हिलाया और उन्हें लाने चली गई। डॉट डॉट डॉट। एक बार तैयार होने के बाद ज़िया रुकिंग जेडयू और ज़ियाओ ज़िज़ी के साथ निकल पड़ी। लाल बेर के बाग में प्रवेश करने और थोड़ी दूर चलने के बाद वे शक्कोनी अबेर मंडप पर पहुंचे। मंडप के चारों ओर रेशमी पर्दे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर जेडयू थोड़ा झिझकी। क्या यहाँ पहले से ही कोई मौजूद है? मंडप बंद क्यों है? जेडयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। श्रेया रुकिंग ने भी ये देखा। जब वह अंदर देखने गई तो उसने पाया कि चारों ओर कोयले के बर्तन रखे हुए थे, जिससे मंडप गर्म और आरामदायक बन गया था। लगता है कोई हमसे पहले ही यहाँ पहुंच गया है, उसने टिप्पणी की। क्या कोई कुलीन महिला भी आ रही है? हिजड़े शियाओ जीजी ने पूछा। क्यों न हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करें? अगर सच में कोई यहाँ है तो हम वापस जा सकते हैं, ज़िया रुकिंग ने सुझाव दिया। कभी कभी कोई कुलीन महिला चली जाती है और जगह अभी तक खाली नहीं हुई होती। फिर उसने निर्देश दिया, चलो अभी अपना सामान यहीं छोड़ देते हैं और पहले बेर के फूल देखने चलते हैं। अद्भुत, जेडयू ने कहा। श्याओ जीजी, क्या तुम कैंची नहीं लाई? चलो पहले गुलदस्ते के लिए कुछ बेर के फूल तोड़ लेते हैं। जी महारानी जी, ज़ियाओ जीजी ने खुशी खुशी बात मान ली। वह सिर्फ कैंची ही नहीं लाया था, वह सोच समझकर एक फूलदान भी लाया था, क्योंकि उसे पता था कि इतने सुंदर बेर के फूलों को हाथ से ले जाना ठीक नहीं होगा। मालिक और नौकरों की तिकड़ी खुशी खुशी रवाना हो गई। शाही उद्यान में स्थित लाल बेर के बाग की विशेष देखरेख एक हिजड़े द्वारा की जाती थी, जो पेड़ों की सावधानीपूर्वक छंटाई और देखभाल करता था, जिसके परिणामस्वरूप असाधारण रूप से घने फूल खिलते थे। भारी बर्फबारी के बीच चमकीले लाल फूलों के गुच्छे जीवंतता से खिल उठे। बर्फ की एक नाजुक परत से ढकी प्रत्येक पंखुड़ी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ की बर्फ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे शाही स्वामियों और स्वामियों के आनंद के लिए छोड़ दिया गया था। ये लाल बेर कितने सुंदर ढंग से खिल रहे हैं। लकड़ी की चप्पल पहने श्रेया रुकिंग जब मोटी बर्फ पर चल रही थी तो हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। जेडयू ने अपनी मालकिन को सहारा दिया हुआ था, जबकि श्याओ जीजी फूलदान को सावधानी से पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। तीनों ने फूलदान के पूरी तरह भरने से पहले एक पूरा शचेन लगभग 100 ग्राम तक चक्कर लगाया। चुनना कितना मुश्किल है, हर शाखा एकदम सही है, ज़िया रुकिंग ने फूलदान पकड़े हुए फूलों पर टकटकी लगाए हुए कहा। आजकल मैंने पाकों में भी बेर के फूल देखे हैं, लेकिन जैसे ही वे खिलते वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। ढेरों लोग एक ही पेड़ को घेर लेते थे, सब अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचने की होड़ में लगे रहते थे। इससे पूरा माहौल ही खराब हो जाता था। भला यहाँ की खूबसूरती के सामने वह क्या? सफेद बर्फ, लाल बेर, लाल दीवारें और हरी टाइलें। जमीन पर नजर डालें तो बर्फ पर लाल बेर की पंखुड़ियां बिखरी हुई दिखती हैं, एक बेहद खूबसूरत नजारा। श्रेया रुकिंग को एहसास हुआ कि उसे एक अजीब सी समस्या है। जब भी वह कुछ सुंदर देखती, उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से उसकी ओर खींची चली जाती। उसने एक और पूरे चेन से भी अधिक समय तक उस दृश्य की प्रशंसा की, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। महामहिम, क्या आप कविता लिखने वाली नहीं थी? जेडयू ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्रेया रुकिंग ने अपना माथा पीट लिया। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक शांत खूबसूरत महिला बनूंगी। मैं वह वादा नहीं भूल सकती, मैं वह वादा नहीं भूल सकती। चलो चलें, हम वापस जाकर देखेंगे, शायद अब मंडप खाली हो। जी हाँ मेरी महारानी। बेर के फूलों से भरा फूलदान पकड़े हुए ज़िया रुकिंग शक्कोनिया बेर मंडप की ओर वापस चल पड़ी। मंडप अभी भी खाली था, केवल पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। अगर कोई बदलाव हुआ था तो वही ये था कि कोयले के बर्तनों ने मंडप को और भी गर्म कर दिया था। जेडयू ने चारों ओर देखा। किसी को न देखकर वह बुदबुदाई, वह कौन सी कुलीन महिला थी? शायद वह आ ही नहीं रही है। ये संभव है, ज़ियाओ जीजी ने सहमति में सिर हिलाया। श्रेया रुकिंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चलो हम पहले अंदर चलते हैं। अगर कोई आता है तो हम उनके लिए रास्ता बना देंगे। यह अच्छा लग रहा है। जेडयू और ज़ियाओ जीजी ने सहमति जताई। इसके साथ ही वे तीनों पवेलियन में प्रवेश कर गए। सच में बहुत गर्मी है, ज़िया रुकिंग ने कोयले के एक पात्र के पास अपने जमे हुए लाल हाथों को गर्म करते हुए कहा। श्याओ जीजी ने पत्थर की मेज पर ब्रश, स्याही और कागज फैलाए, साथ ही बेर के फूलों का गुलदस्ता भी वहीं रख दिया। जी युई ने पत्थर की बेंचों पर सूती तकिए बिछाए और टोकरी से छोटा चाय का चूल्हा निकालकर उसे रख दिया। सब कुछ व्यवस्थित और तैयार था। तुम दोनों भी आओ और अपने हाथ सेक लो, ज़िया रुकिंग ने उन्हें आमंत्रित किया। जल्दी नहीं है महारानी जी, ज़ियाओ जीजी ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। पहले इस नौकर को चाय उबालने दीजिए, आप लिखने से पहले थोड़ी गर्म चाय पी सकती हैं, वाइन के साथ तो और भी बढ़िया रहेगा। श्रेया रुकिंग ने सोचा, महारानी अगर आप पीना चाहती हैं तो अपने मंडप में जाकर पीजिए, यहाँ पीने से बहुत हंगामा हो जाएगा। जेडयू ने तुरंत सलाह दी। सच में उसकी मालकिन की संख्या कितनी अप्रत्याशित थी। श्रेया रुकिंग ने अपने हाथ फैलाए। मैं बस मन ही मन सोच रही थी। चाय जल्दी ही उबलने लगी और चावल के कागज बिछा दिए गए। श्रेया रुकिंग ने एक कटोरी गर्म चाय पी और फिर अपनी कविता लिखने की तैयारी करने लगी।
ज़ेयू स्याही की छड़ी पीस रही थी, जबकि ज़ियाओ ज़ीज़ी एक तरफ बैठकर अपनी मालकिन को श्रद्धा भरी निगाहों से देख रही थी। वैसे मुझे नहीं पता कि मेरी मालकिन ने कविता लिखना कब सीखा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह अद्भुत होगी। शेया रुकिंग ने कुछ क्षणों के लिए अपने विचारों को केंद्रित किया, फिर अपने पिछले जीवन में याद की हुई कुछ बेर के फूलों की कविताएं याद की। उसने ब्रश उठाया और झाओ जुनियाओ की तरह ही उसे गाढ़ी स्याही में खूब डुबोया। जैसे ही वह ब्रश को कागज पर चलाने वाली थी, तभी मंडप के बाहर से अचानक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किस महल से ताल्लुक रखते हो? महारानी युन के मंडप पर कब्जा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अविश्वसनीय! एक कर्कश, खुरदरी आवाज, जैसे कोई बत्तख चिल्ला रही हो, सुनाई दी। शेया रुकिंग चौंक गई। उसका ब्रश कांप उठा और स्याही की बूंदें कागज पर गिर गईं, जिससे साफ सुथरा कागज खराब हो गया। जी युए गुस्से से आग बबूला हो गई। वह तो बस एक हिजड़ा है। उसने चाहे कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ली हो, उसे स्वामियों के सामने इस तरह भद्र व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ज़ियाओ ज़ीज़ी उसे डांटने के लिए झट से खड़ा हो गया, लेकिन ज़िया रुकिंग ने जल्दी से उसे रोक दिया, अपना ब्रश नीचे रख दिया और मंडप से बाहर निकल गई। जैसा कि उम्मीद थी, महारानी युन कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। शेया रुकिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और प्रोटोकॉल के अनुसार महारानी युन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये सेवक महारानी युन को आपका प्रणाम करता है। महारानी युन बेहद खूबसूरत थी। उनकी कमर किसी कोमल विलो वृक्ष की तरह पतली थी, आंखें चमकीली और दांत दमकते थे। उनकी आंखों में मोहक आकर्षण झलक रहा था। उन्होंने गुलाबी रंग का राजसी गाउन और सफेद भेड़ की खाल के जूते पहने थे। साथ ही सफेद लोमड़ी के फर का लबादा उड़ा हुआ था, जो उनकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा को और भी निखार रहा था और उन्हें एक सौम्य कुलीनता का आभास दे रहा था। शेया रुकिंग मन ही मन प्रशंसा से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाई। झाओ जुनियाओ की स्त्रियां सचमुच बहुत सुंदर हैं। तो ये लेडी शिया हैं। महारानी उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी आवाज मधुर और कानों को सुहाने वाली थी, फिर भी उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। महामहिम, ये सेविका आज सुबह जल्दी आए और देखा कि मंडप खाली था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं दिखा, तो मैंने अपनी इच्छा से। ज़िया रुकिंग ने जल्दी से समझाया। उसे थोड़ी सी अपराध बोध हुई, क्योंकि महारानी युन तो पहले ही आई थी। महारानी युन ने उन्हें उठने के लिए नहीं कहा, बल्कि सीधे मंडप में चली गई। शेया रुकिंग का दिल बैठ गया। भले ही यह सजा हो, कम से कम मुझे सीधे खड़े होने की तो अनुमति मिलनी चाहिए। इस अजीब तरह से झुकने से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। महामहिम, इस सेवक का आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुरंत किसी को सामान समेटने और मंडप आपको वापस लौटाने के लिए भेज दूंगी। ज़िया रुकिंग थोड़ी चिंतित थी। वह इस कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े रहना नहीं चाहती थी। महारानी उनने पीछे मुड़कर उसे देखा। उनकी निगाहें ज़िया रुकिंग के पहने हुए लकड़ी के जूतों पर पड़ी। उनके होठों पर व्यंग्य का हल्का सा भाव था। एक मामूली सी लेडी ज़िया मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। ये तो बस एक साधारण अभिवादन था, और देखो ये कितनी डरी हुई है। छोड़ो भी, हम सब यहाँ बहनें हैं। चूंकि हम दोनों यहाँ बेर के फूलों की प्रशंसा करने आए हैं, अगर लेडी ज़िया को कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप ही महारानी के साथ इन्हें निहारने चलेंगी? उनका लहजा सहज था, और इतना कहकर वे मंडप में प्रवेश कर गईं। शेया रुकिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींची और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। महारानी युन ने चारों ओर देखा। पत्थर की मेज पर ज़िया रुकिंग का सारा सामान देखकर उनके चेहरे पर तिरस्कार के भाव दिखाई दिए। कई मरो, उसके पीछे खड़ी महल की नौकरानी तुरंत आगे बढ़ी और कुशलतापूर्वक ज़िया रुकिंग की सभी चीजें समेटने लगी। चाय का चूल्हा, जुबान कागज, ब्रश और स्याही को लापरवाही से एक साथ बांधने ही वाले थे। श्याओ जीजी मुस्कुराते हुए जल्दी से पास आई। बहनों, ये चीजें हमारी लेडी ज़िया की हैं। इन्हें फेंक देना तो बहुत दुख की बात होगी। क्यों ना आप इन्हें हमें उपहार में दे दें। कहावत, मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुक्का नहीं मारना चाहिए, के अनुरूप कायडी ने कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की, लेकिन अंततः सब कुछ वापस लौटा दिया। कुछ ही देर में मेज पर केवल बेर के फूलों से भरा गुलदस्ता ही बचा था। जैसे ही कायडी उसे फेंकने ही वाली थी, महारानी युन ने अचानक उसे रोक दिया। ये बेर के फूल बहुत प्यारे हैं, चलो इन्हें रख लेते हैं। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया और महल के सेवक एक तरफ हट गए। महारानी युन बैठ गई, फूलदान को निहारते हुए बोली, ये लाल बेर के फूल सचमुच बहुत सुंदर हैं। शेया रुकिंग चुप रही। पता नहीं वो क्या चाल चल रही है। जवाब न देना ही बेहतर है। इन बेर के फूलों की छंटाई बुरी नहीं है, बागवानों ने जरूर बहुत मेहनत की होगी, महारानी युन ने आगे कहा। बोलते हुए उन्होंने अपनी सुंदर पतली उंगलियों से शाखाओं के सिरों से कुछ सबसे सुंदर फूल तोड़े और उन्हें अपनी नाक के पास ले आई। क्या ये वही फूलदान है जिसे तुमने सजाया था? उसने अचानक पूछा। ये नौकरानी अकुशल है, कृपया मेरी इस नादानी के लिए मुझे क्षमा करें, महाराज, ज़िया रुकिंग ने सिर झुकाकर जवाब दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि महारानी युन वास्तव में क्या कर रही हैं, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि वह मेरा भला नहीं चाहती। महारानी युन ने ज़िया रुकिंग को सिर से पैर तक निहारा। अचानक हंसते हुए उन्होंने कहा, लेडी ज़िया को वाकई कपड़े पहनने का तरीका आता है। ये पोशाक इस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और आपकी सुंदरता को और भी निखारती है। बेर के फूलों को निहारते समय रंगीन पोशाक आकर्षक नहीं लगती, इस तरह का शुद्ध सफेद रंग सबसे उपयुक्त है। शेया रुकिंग ने जल्दी से कहा, इस नौकरानी का रूप रंग तो साधारण है, भला मैं आपकी दिव्य सुंदरता की तुलना कैसे कर सकती हूँ? दरअसल उसकी कही बात काफी हद तक सच थी। उसके चेहरे के हाव भाव तो सचमुच काफी नाजुक थे, लेकिन सौतेली माँ दरअसल उसकी कही बात काफी हद तक सच थी। उसके चेहरे के हाव भाव तो सचमुच काफी नाजुक थे, लेकिन सौतेली माँ के लगातार दुर्व्यवहार के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और रंग अक्सर फीका पड़ जाता था। अच्छे रंग रूप के बिना सबसे खूबसूरत चेहरे की सुंदरता भी अपना असली आकर्षण नहीं दिखा पाती। इसलिए ज़िया रुकिंग की सुंदरता को औसत से थोड़ा ऊपर, बस ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। महारानी युन ने ठंडी मुस्कान दी और बातचीत जारी नहीं रखी, लेकिन अचानक इशारा करते हुए बोली, इधर आओ।
श्रेया रुकी को कुछ असहजता महसूस हुई। उसकी आवाज ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बिल्ली या कुत्ते को बुला रही हो। कुछ बड़बड़ाते हुए वह अनिच्छा से आगे बढ़ी। महारानी युन खड़ी हुई और उन्होंने अपने द्वारा तोड़े गए कुछ बेर के फूलों को श्रेया रुकिंग के बालों में लगा दिया। ये सादा सफेद परिधान लाल बेर के फूलों के साथ सचमुच एक उत्तम मेल है, महारानी युन ने प्रसन्नता से कहा। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है, लेडी ज़िया की कोमल सुंदरता इन लाल बेर के फूलों के आगे फीकी पड़ गई है। महारानी की राय में बेहतर होगा कि आप इन्हें न पहने। इतना कहकर उसने बेर के फूल तोड़ लिए। इन लाल बेर के फूलों को बर्बाद न करें। इतना कहकर उसने लापरवाही से अपनी उंगलियां घुमाई और फूलों को जमीन पर फेंक दिया। श्रेया रुकी गुस्से से उबल रही थी। वह खुलेआम मुझे बदसूरत कह रही है। ये बेहद अपमानजनक है। इतने सारे महल के सेवकों के सामने अगर यह बात फैल गई तो मैं दोबारा कैसे अपना चेहरा दिखा पाऊंगी। लेकिन मैं उससे सीधे तौर पर सामना नहीं कर सकती, ज़िया रुकिंग ने सोचा। कुछ देर बाद वह अचानक मुस्कुराई। महाराज सही कह रहे हैं। अपनी साधारण सूरत के साथ मैं इन खूबसूरत लाल बेर के फूलों को क्यों खराब करूं? ये कथन रोचक था। पहली नजर में तो ऐसा लगा जैसे वह अपनी सुंदरता को लेकर आत्मनिंदा कर रही हो, लेकिन गहराई से सोचने पर इसका अर्थ बिल्कुल अलग निकला। आखिर लाल बेर के फूलों को कौन बर्बाद कर रहा था, ये तो सभी को भली भांति पता था। महारानी युन मूर्ख नहीं थी और उन्होंने तुरंत ही निहितार्थ को समझ लिया। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। आप किसकी बात कर रहे हैं कि लाल बेर के फूलों को कौन बर्बाद कर रहा है? ये नौकरानी खुद के बारे में बोल रही थी। ज़िया रुकिंग ने व्यंग्य और जीत के भाव से कहा। ये लाल बेर के फूल कितने सुंदर खिले थे, इनका इस नौकरानी के बालों में होना वाकई कितनी बर्बादी है। ये तो साफ है। महारानी युन ने ही तोड़े और फिर फेंक दिए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। महारानी युन ने गुस्से में आकर ज़िया रुकिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंत में उसने अपनी आस्तीन हिलाए और फूलदान को जमीन पर गिरा दिया। सुंदर लाल बेर के फूल और फूलदान पल भर में चकनाचूर हो गए। क्या तुमने सारी तमीज कुत्तों से सीखी है? श्रेया रुकिंग ने देखा कि उसके द्वारा सजाया गया गुलदस्ता टूट गया। मेरा दिल दुख रहा है। गुलदस्ता तो ठीक है, लेकिन फूलों ने ऐसा क्या किया था कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया? इस पर उसने न तो विनम्रता से और न ही अभिमानी भाव से उत्तर दिया। इस नौकरानी को शिष्टाचार स्वयं महारानी ने सिखाया है। महारानी युन को इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह खुद को क्या समझती है? वह अभी तक कुलीन पत्नी भी नहीं बन पाई है, फिर भी महारानी बनने का सपना देखने की हिम्मत करती है। कितना हास्यास्पद है। महल में प्रवेश करने के बाद से ही महारानी युन कुलीन उपपत्नी शिह के साथ घनिष्ठ संबंध में थी। वह सुंदर, जीवंत स्वभाव की, उच्च पदस्थ और शाही कृपा की पात्र थी। महल में बहुत कम लोग ही उन्हें नाराज करने का साहस करते थे। लेकिन अब महारानी युन उसे डांटना चाहती थी, लेकिन तभी उन्हें पिछली घटना याद आ गई, जब कुलीन उपपत्नी शिह को भी ज़िया रुकिंग को महिलाओं के उपदेश की नकल करने के लिए मजबूर करके दंडित करने पर कोई लाभ नहीं हुआ था। निराशा की एक लहर उन पर छा गई। लेडी ज़िया, बस आप इंतजार कीजिए और देखिए। महारानी युन गुस्से में वहां से चली गई। श्रेया रुकिंग की भी रुचि खत्म हो गई और भारी मन से उसने शियाओ जीजी को जाओहुआ पवेलियन लौटने से पहले जमीन पर फैली गंदगी को साफ करने का निर्देश दिया। ज़ेडयू कुछ चिंतित लग रही थी। मेरी महारानी, क्या महारानी युन को नाराज करने से ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे कब गुस्सा दिलाया है? श्रेया रुकिंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया। उसे बहुत बुरा लगा। उसने आखिर क्या गलती की थी? उसने बड़ी सावधानी से जो फूल तोड़े थे, उन्हें किसी ने तोड़कर जमीन पर बिखेर दिया था। असीमित भविष्य के लिए एक कदम पीछे हटने जैसी बकवास का जिक्र तक मत करो। महल में एक कदम पीछे हटना खाई के समान है। जब दूसरे लोग आपके सिर पर मल मूत्र त्याग रहे हों और आप फिर भी पीछे हट रहे हों, तो आखिर कब ये सब बंद होगा? ये सच हो सकता है, लेकिन अंततः नुकसान तो हमारा ही होगा। भले ही महारानी युन अभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेंगी। हालांकि श्रेया रुकिंग को इतनी चिंता नहीं थी। सम्राट मूर्ख नहीं थे और महारानी हरम की प्रभारी थी। किसी भी तरह से एक उपपत्नी को हर मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। भूल जाओ, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। ज्यादा सोचना बेकार था। ज्यादा से ज्यादा वे उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, लेकिन वे और कुछ नहीं कर सकते थे। मैं दोपहर के भोजन में मेमने का सूप पीना चाहता हूँ। मैं बहुत तनाव में हूँ। क्यों न पहले अपने पेट को गर्म कर लूं। ज़ेडयू जियो ज़िजी, ऐसे समय में भी उनकी मालकिन में खाने की इच्छा होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। ये देखकर कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, दोनों अपने अपने काम में लग गए। दोपहर का भोजन परोसा गया, जिसमें प्याज के पैनकेक, मेमने का सूप, उबली हुई बास मछली, कोयले पर भुना हुआ सुअर का पैर और 2 प्रकार के शाकाहारी व्यंजन शामिल थे। इसमें मांस और सब्जियों का उचित संतुलन था। हालांकि ज़िया रुकिंग उन लोगों में से एक थी जो मांस के बिना खुश नहीं रह सकती थी और सब्जियों के प्रति कुछ हद तक उदासीन थी। उसके पास अपना तर्क था। मैं बहुत पतली हूँ, मुझे अच्छा दिखने के लिए मोटा होना पड़ेगा। बेशक वजन बढ़ाने के लिए अधिक मांस खाना जरूरी है। ज़ेडयू इस बात से पूरी तरह सहमत थी। बहुत पतला होना वाकई आकर्षक नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये भी सलाह दी, मेरी महिला, आपको कुछ सब्जियां भी खानी चाहिए। बहुत अधिक मांस खाने से शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है। दरअसल ज़िया रुकिंग जानती थी कि मांस और सब्जियों का संयोजन बेहतर होता है। आखिरकार विटामिन और ऐसे अन्य पोषक तत्व तो अपरिहार्य होते ही हैं। इसलिए कुछ हद तक अनिच्छा से ही सही, उसने अंत में थोड़ा सा खा ही लिया। जैसे जैसे दोपहर हुई, आसमान में बादल छा गए। लगता है आज रात फिर बर्फबारी होने वाली है, ज़ेडयू ने कहा। ऐसे मौसम में सबसे अच्छा यही होगा कि सो जाएं। ज़िया रुकिंग ने अंगड़ाई ली और जम्हा ली। पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करते हुए नींद आना स्वाभाविक था। फिर उसने ज़ेडयू को बिस्तर ठीक करने का आदेश दिया और खुद चादरों में घुसकर सो गई।
किराए की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बॉस द्वारा नौकरी से निकाले जाने का कोई डर नहीं, काम पर देर से पहुंचने की कोई चिंता नहीं। जीवन सचमुच बेहद शानदार था। डॉट 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 महारानी युन शाही उद्यान से अपने कक्ष में क्रोधित होकर लौटी और उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। कप, कटोरी और प्लेटें बुरी तरह टूट गईं। जब से मैंने महल में प्रवेश किया है, मुझे कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा। महारानी युन ने क्रोध से भरी आवाज में कहा। महामहिम, वह तो बस एक सम्मानित महिला हैं, आप उनसे इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? काइडी ने जल्दी से उन्हें सांत्वना दी। एकमात्र सम्मानित महिला, और फिर भी वह न केवल मेरा बल्कि मेरे महामहिम का भी अपमान करने का साहस करती है। इसमें न्याय कहाँ है? काइडी को थोड़ी बेबसी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ किया भी नहीं था। पहले तो तुमने ही उसका अपमान किया था। बेशक ये शब्द वो कभी भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करती। फिलहाल वह बस उसे दिलासा देने की कोशिश करती रही। महामहिम, लेडी जिया को देखिए, मुझे डर है कि आप उन पर हाथ रखने से पहले ही वह गिर जाएंगी। वह इतनी दुबली पतली और नाजुक थी कि ऐसा लगता था कि हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। चंद्र नव वर्ष लगभग आ ही गया है, आइए हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से खिलवाड़ न करें। ये ठीक नहीं है। अपने स्वाभिमान को त्यागना वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर मैं उस बेशर्म लेडी शिया को सबक नहीं सिखाऊंगा तो नौकरों के सामने सम्मान कैसे पाऊंगा? लेकिन महाराज, हम क्या कर सकते हैं? काइडी कुछ चिंतित थी। महाराज को कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। क्या स्वयं महारानी का उदाहरण ही पर्याप्त चेतावनी नहीं था? महारानी युन भी अवाक रह गईं। राजमहल की रानियों को दंडित करने का अधिकार केवल महारानी के पास है, और वह निश्चित रूप से मेरे लिए खड़ी नहीं होंगी। तो फिर महारानी युन ने मन ही मन सोचा। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने तुरंत काइडी को आदेश दिया, जाओ और शाही रसोई में जिनसेंग चिकन सूप का एक कटोरा बनाने का आदेश दो। काइडी ने हैरानी से दोहराया, जिनसेंग चिकन सूप? महारानी क्या करने की योजना बना रही हैं? तेजी से जाओ। हाँ, काइडी ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और उसे वहां से जाना पड़ा। डॉट 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 झाओ जुनियाओ ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया था और थोड़ी देर आराम किया था। जैसे ही वह स्मारकों पर काम शुरू करने वाला था, उसने बाहर कुछ शोर सुना। यह महारानी युन थी। उसने हल्के नीले रंग की कढ़ाईदार राजसी पोशाक पहन ली थी। उसके बालों में रेशम की घुमावदार बुनाई और जटिल पुष्प डिजाइनों से सजी दो क्लोएजन हेयरपिन लगी थी, और उसके कानों में बर्फीले नीले रंग के कैट्स आई स्टोन के झुमके लटक रहे थे। उसका मेकअप ताजा और सावधानीपूर्वक किया गया था। उस समय वह शाही अध्ययन कक्ष के बाहर खड़ी थी और अपने साथ एक महल की दासी को ले जा रही थी। मौसम ठंडा है और मैंने सम्राट के लिए स्वयं जिनसेंग का सूप बनाया है। कृपया किन्नली को मेरी उपस्थिति की सूचना देने के लिए कहें। ली शेनेगान दरवाजे पर पहरा दे रहा था, थोड़ा झुका हुआ था, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। महारानी युन, सम्राट ज्ञापनों की समीक्षा कर रहे हैं। शायद ये सूप इस नौकर को दे दे और मैं इसे जरूर पहुंचा दूंगा। महारानी युन थोड़ी नाराज थी, लेकिन ये याद रखते हुए कि यह शाही अध्ययन कक्ष है, उन्होंने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की और धैर्य से कहा, मैंने खुद ये चिकन सूप बनाया है। इसमें पौष्टिक जड़ी बूटियां हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इसे खुद सम्राट तक पहुंचाना होगा। जब तक मैं सम्राट को देखूंगी, मैं थोड़ा रोऊंगी, हंगामा करूंगी और शायद थोड़ा चंचल व्यवहार भी करूंगी। सम्राट निश्चित रूप से मेरा पक्ष लेंगे। एक साधारण सी सम्मानित महिला मुझे चुनौती देने की हिम्मत करती है। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह महिला अपनी जगह को अच्छी तरह समझ ले और इस सबक को याद रखे। ली शेनेगान को यह स्थिति और भी अजीब लगी। वह ऊपर से तो सम्मानजनक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भाव रख रहा था। एक सभ्य शाही पत्नी यहाँ क्या कर रही है? शाही अध्ययन कक्ष किसी महिला के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। यहाँ तक कि महारानी भी बिना बुलाए यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती। महारानी युन शायद कुछ अनुचित तरीके से व्यवहार कर रही हैं। नपुंसक ली, कृपया अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना दें। महारानी युन अधीर होती जा रही थी। सम्राट की उपस्थिति में भी हिजड़े आखिर हिजड़े ही होते हैं। ली शेनेगान इस बात को लेकर चिंतित थी कि उसे कैसे रोका जाए। तभी झाओ जुनियाओ ने अंदर से बोलना शुरू किया, उसे अंदर आने दो। महारानी युन ने विजयी भाव से ली शेनेगान की ओर देखा और महल की दासी को अंदर ले गई। सम्राट को नमस्कार। महारानी युन ने विनम्रतापूर्वक और कोमलता से झुककर अभिवादन किया। उठना। झाओ जुनियाओ की आवाज बेहद शांत थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। वह बिना पल के झपकाए ही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। महाराज, मैंने आपके लिए जिनसेंग चिकन सूप का एक कटोरा तैयार किया है। मौसम ठंडा हो गया है और आपको अपने शरीर को पोषण देना चाहिए। ये कहते हुए महारानी युन ने तुरंत काइडी से भोजन का पात्र लाने को कहा। उसने बेहद खूबसूरती से तराशा हुआ सफेद चीनी मिट्टी का सूप का कटोरा निकाला और उसे झाओ जुनियाओ को भेंट किया। महाराज, मैंने इसे खुद पकाया है, क्या आप इसे चखेंगे नहीं? झाओ जुनियाओ के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने आखिरकार ऊपर देखा। अरे, मेरी पत्नी कब से खाना बनाने लगी? उसने एक बार झाओचेन महल की छोटी रसोई को लगभग जला ही दिया था। वह घटना अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। महारानी युन थोड़ी शर्मिंदा हुई और शर्माते हुए बोली, स्वाभाविक रूप से मुझे शाही रसोई के मुख्य रसोइये ने सिखाया है। अगर यह अच्छा नहीं है तो मुझे चिढ़ाने की कोशिश मत करो। महल में रहने वाली कई महिलाएं आधिकारिक परिवारों से थीं, उनके कोमल हाथ सांसारिक कामों से अछूते थे। खाना पकाने का काम उनके बस की बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ये काम शाही रसोई को सौंप दिया गया था, लेकिन इसे स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन सभी के बीच एक मौन सहमति बन गई थी। वे जो भी सामान खुद ऑर्डर करते थे उसे अपना खुद का बनाया हुआ बताते थे, और इसलिए उन सभी ने झूठ बोला। उनके चेहरे शर्म से लाल नहीं हुए, उनके दिल की धड़कन तेज नहीं हुई। मेरी प्रिय रखेल, तुमने बहुत मेहनत की है। महाराज की सेवा करने के लिए यह उपपत्नी 3 जन्मों तक धन्य महसूस करती है।
महारानी युन ने गहरी स्नेह से भरी आंखों से घोषणा की। झाओ जुनियाओ ने अनजाने में उसकी ओर 2 बार नजर डाली। वह वाकई बेहद खूबसूरत थी। वह सम्राट थे, लेकिन एक इंसान भी थे। राजकीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण स्वाभाविक रूप से वे अपने खाली समय में आराम करना चाहते थे। यदि कोई ऐसी महिला होती जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सुकून दे सकती, तो वे स्वाभाविक रूप से उसे लाड प्यार करने और उसका सम्मान करने के लिए तैयार रहते। महारानी युन उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरती थी। सौम्य और सुंदर, मधुर आवाज वाली और जीवंत स्वभाव की, रूढ़िवादी नहीं। लेकिन झाओ जुनियाओ ने जिनसेंग सूप उठाया, एक घूंट लिया, आंखें सिकुड़ी और गर्मजोशी से कहा, सूप तो अच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करनी है। अगर मेरी प्रिय उपपत्नी को और कुछ नहीं चाहिए, तो आप पहले जा सकते हैं। वह लापरवाह शासक नहीं थे। शाही अध्ययन कक्ष राज्य के मामलों से निपटने का स्थान था और महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। हालांकि महारानी युन ने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। सम्राट का उनके प्रति सौम्य रवैया देखकर उनका साहस बढ़ गया। वह धीरे धीरे पास आई। उनका कोमल शरीर झाओ जुनियाओ से हल्का सा सट गया। उनकी बड़ी बड़ी नम और मंद आंखों ने ऊपर झाओ जुनियाओ की ओर देखा। महाराज, आपको इस उपपत्नी के लिए खड़ा होना होगा। महाराज। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने एक रुमाल उठाया और आंसू पोंछने लगी। वह ऐसे रो रही थी मानो उस पर नाशपाती के फूलों की बारिश हो रही हो, मानो उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। यदि यह घटना शयन कक्ष की एकांता में घटी होती, तो झाओ जुनियाओ स्वाभाविक रूप से रुचि लेता और उसे सांत्वना देने के लिए तैयार होता। लेकिन यह शाही अध्ययन कक्ष था। देश के संप्रभु शासक के रूप में वह अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते थे और नहीं करेंगे। झाओ जुनियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन अंदर ही अंदर वह अधीर होते जा रहे थे। फिर भी ऊपरी तौर पर उसने धैर्यपूर्वक पूछा, क्या बात है? ये सुनकर महारानी युन का हृदय आनंद से उछल पड़ा। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने शाही उद्यान में ज़िया रुकिंग द्वारा किए गए अपमान का ब्यौरा देते हुए विस्तार से बताया। इसके बाद उन्होंने आंसू पोंछने के लिए फिर से अपना रुमाल उठाया। महाराज, लेडी ज़िया का व्यवहार असभ्य और अभद्र है। आपको उन्हें उचित दंड देना चाहिए। झाओ जुनियाओ का चेहरा काफी उदास हो गया। इतनी मामूली कहासुनी के लिए वो शाही अध्ययन कक्ष में हंगामा करने आई। वैसे भी बिना वजह कोई सम्मानित महिला किसी वरिष्ठ रानी से क्यों भिड़ेगी? क्या ये मौत को दावत देना नहीं होगा? बिना सोचे समझे ही झाओ जुनियाओ को समझ आ गया था कि मामला क्या है। उसने अपने ऊपर झुकी हुई महारानी युन को धक्का देकर दूर कर दिया और ठंडे स्वर में बोला, मैं समझ गया। मेरी प्रिय उपपत्नी, पहले लौट जाओ। बोलने के बाद उन्होंने कहा, शाही अध्ययन कक्ष आपके आने की जगह नहीं है। महामहिम। महारानी युन स्तब्ध रह गई। सम्राट का लहजा इतना अपरिचित था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गलत थी? महाराज, ये रखेल। घबराहट में वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रही थी। अब भी वह इसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं थी। उसे लड़खड़ाते और खड़े रहते देख झाओ जुनियाओ का धैर्य टूट गया। उसकी निगाहें कुछ ठंडी हो गईं और उसने संक्षिप्त स्वर में कहा, चले जाओ। महाराज, यह उपपत्नी अपनी गलती का एहसास कर चुकी है। महारानी युन धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और आंसुओं के बीच बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, वह सम्राट को नाराज करने के परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। झाओ जुनियाओ ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। लगता है मैंने पहले तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी बरती है। शाही उद्यान में लेडी शिया द्वारा महारानी युन का सामना करने की खबर दोपहर की झपकी के दौरान ही पूरे हरम में फैल गई। महारानी युन के बगल में रहने वाली महारानी झेंगपिन को खबर तुरंत मिली। वह दोपहर के आराम की तैयारी में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उन्हें खबर मिली और उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेडी शिया में तो वाकई बहुत हिम्मत है। महारानी युन कौन थी? यहाँ तक कि वह भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करती थी। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि महारानी युन पहले ही झाओचेन महल के लिए रवाना हो चुकी हैं। वरिष्ठ महल की दासी होंग युन ने उनके लिए कोयले का पात्र ठीक करते हुए कहा, मुझे डर है कि जब महारानी युन वापस आएंगी तो लेडी ज़िया मुसीबत में पड़ जाएंगी। महारानी झेंगपिन को थोड़ी राहत महसूस हुई। जब तक कोई उनसे भी ज्यादा दुखी था, तब तक उन्हें अपने मुश्किल दिनों के बारे में ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। आदरणीय लेडी हु ये खबर सुनकर बेहद प्रसन्न हुई। हाँ, दुनियादारी से बिल्कुल अनभिज्ञ महारानी युन को नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सच में देखना चाहती हूँ कि इस बार लेडी ज़िया की क्या मौत होगी। बाकी लोगों की बात करें तो महारानी ने ज़िया रुकिंग के बारे में लगभग हर खबर को नजरअंदाज कर दिया, मानो उन्होंने कुछ देखा ही न हो। महारानी निंग और महारानी हुई पेन अपनी बेटियों और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। चूंकि महारानी को कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने और भी कम ध्यान दिया और निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब केवल कुलीन उपपत्नी शेह ही बची थी। संदेश पाकर वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। अंदाजा लगाए, क्या मैं लेडी ज़िया की मदद करूंगी? संक्षेप में कहें तो पूरा हरम या तो उसे हंसी का पात्र बनते देखने का इंतजार कर रहा था या फिर बहरे और गूंगे होने का नाटक करने के लिए तैयार था, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। शेया रुकिंग ने अपना माथा पकड़कर गहरी सांस ली। कितनी नाजुक स्थिति है। वह शेन आवर तक सोती रही, जो उसके अनुमान के अनुसार दोपहर लगभग 4 बजे का समय था। जी युई की आंखों में आंसू आ गए थे। गुरुजी, आप सच में बहुत ज्यादा सोते हैं। नींद में डूबी हुई शेया रुकिंग ने जी युई का चिंतित चेहरा देखा और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? महारानी युन झाओचेन महल गई हैं। महल में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि आप पर विपत्ति आने वाली है। आह, ज़िया रुकिंग कुछ हद तक चौंक गई, लेकिन वह अभी भी महारानी युन का झाओचेन महल जाना और उसके आसन दुर्भाग्य के बीच अपरिहार्य संबंध को समझ नहीं पा रही थी। उसकी उलझन देखकर जी युई और ज़ियाओ ज़ीज़ी ने तुरंत बारी बारी से उसे समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने सम्राट की प्रिय पत्नी को नाराज करने के परिणामों का विस्तार से विश्लेषण किया। अंत में उसने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया, मानो वह समझ गई हो। मैंने उसकी पसंदीदा पत्नी को नाराज कर दिया।
वह इसके लिए मुझे दंडित तो नहीं करेगा, है ना? ज़ेयू और ज़ियाओ ज़ीज़ी भावुक होकर रो पड़ी। आखिरकार हमारे गुरु को स्थिति का एहसास हो गया है। शेया रुकिंग भी घबराने लगी, उसकी बची खुची नींद भी उड़ गई। वह डर से कांप रही थी। उसका मन बार बार 21वीं सदी में पढ़ी अनौपचारिक इतिहास की किताबों, किंग राजवंश की 10 महान यातनाएं की याद दिला रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कृपया ऐसा मत होने दो। मैंने तो अभी तक जीवन का आनंद लेना शुरू भी नहीं किया है। मैं मरना नहीं चाहता। उसने आगे हिसाब लगाया, अगर मुझे मरना ही है तो ये जल्दी और दर्द रहित होना चाहिए, यातना के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं। जब वह ये सब सोच रही थी तभी अचानक एक आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। गुरुजी, हिजड़ा फैंग लोगों को इधर ला रहा है। ज़ियाओ ज़ीज़ी बाहर से अचानक अंदर आ गया और अपने साथ एक सिहरन लेकर आया। शेया रुकिंग अचानक कांप उठी। आह, जी युए ने उसे डांटते हुए कहा, शांत रहना कब सीखोगे, हमेशा इधर उधर भागते रहते हो। तुमने गुरुजी को चौंका दिया। श्याओ ज़ीज़ी को अपराध बोध हुआ। इस नौकर की गलती है। फैंग एनफू ने प्रवेश किया। शिष्टाचार निभाने के बाद उन्होंने आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो लेडी शिया, सम्राट ने आज आपको बुलाया है। जल्दी तैयार हो जाए, चूनन रथ आपको लेने जल्द ही आएगा। धन्यवाद हिजड़ा फैंग। ज़िया रुकिंग ने शांत रहने की कोशिश की। मैंने संदेश पहुंचा दिया है, अब और कुछ नहीं, तो ये बूढ़ा नौकर अब विदा लेता है। अलविदा नपुंसक। इसके बाद ज़िया रुकिंग ने ज़ेडयू को एक पस लेने और विनम्रतापूर्वक किन्न फैंग को बाहर तक छोड़ने के लिए कहा। उसके जाते ही ज़िया रुकिंग बुरी तरह घबरा गई। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सम्राट मुझे मेरे अपराधों के लिए दंडित करेंगे। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? ज़ेडयू भी चिंतित हो गई। शाओ ज़ीज़ी ने अपना सिर खुजाया, थोड़ी देर सोचा और फिर संशयपूर्वक उसे आश्वस्त करते हुए कहा, गुरुजी, अभी घबराए मत, हमें अभी तक परिणाम का पता नहीं चला है। वह ज्ञानोदय का क्षण था। हाँ, अभी यह निश्चित नहीं है। मैं तो सम्राट के समुद्री डाकू जहाज पर सवार हो चुका हूँ, यकीनन अब वो मुझे नीचे नहीं उतारेंगे, है ना? हाँ, शायद वो नहीं उतारेंगे। अपनी चिंताओं को एक तरफ रखते हुए उसने हमेशा की तरह कपड़े पहने और चूनन कार्ट पर सवार हो गई। सम्राट को नमस्कार। शेया रुकिंग ने नन्हे मेमने की तरह विनम्रता से आगे बढ़कर अपना सम्मान व्यक्त किया। झाओ जुनियाओ ने राजकीय मामलों को निपटा लिया था। अब वे साधारण वस्त्र पहने सोफे पर बैठे कुछ हल्की फुल्की किताबें पढ़ रहे थे। उठना। उसने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और उसे अपने पास आने का इशारा किया। यहाँ आओ। शेया रुकिंग कांपते हुए पास आई। उसे पता था कि महारानी युन ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सम्राट उसे क्या दंड देंगे। वह अब भी मेरे प्रति इतने नर्म क्यों हैं? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? शेया रुकिंग और भी ज्यादा भयभीत हो गई। उसका पतला शरीर थोड़ा कांपने लगा। झाओ जुनियाओ कुछ हैरान थी। क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? इस कमरे को ग्राउंड ड्रैगन द्वारा गर्म किया जाता है, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है। नहीं नहीं, ये नौकर ठंडा नहीं है, लेकिन ये सेवक तो बहुत डरा हुआ है। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि सम्राट क्या सोच रहे हैं, इसलिए मैं जल्दबाजी में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। झाओ जुनियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और उसे अपनी ओर खींच लिया। डरा हुआ। शेया रुकिंग मन ही मन शिकायत करने लगी। उसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है? उसने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, उंगलियां घुमाती रही और चुप रही। उसका हाव भाव देखकर झाओ जुनियाओ को दया आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्यों डर रही हो? जब तुमने महारानी युन को नाराज किया था तब तुम क्यों नहीं डरी थी? सम्राट। शेया रुकिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या यह आ गया है? क्या तूफान आ चुका है? सम्राट। इस सेविका का इरादा महारानी युन को अपमानित करने का नहीं था। ज़िया रुकिंग घुटनों के बल बैठ गई और होंठ दबाते हुए बोली, यदि आप मुझे दंडित करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप थोड़ा नरमी बरतेंगे? कृपया इस सेविका को क्रूर यातना न दें। उसे याद आया कि शेयाओ ज़ीज़ी ने कहा था कि दंड विभाग में वाकई क्रूर यातनाएं दी जाती हैं। सम्राट युवा हैं, स्वर्ग के पुत्र हैं और ठीक उसी उम्र में हैं जब वे किसी सुंदर स्त्री को देखकर क्रोधित हो सकते हैं। अपनी प्रिय पत्नी के लिए उनके लिए किसी सम्मानित महिला को पिटवाना या मरवाना भी संभव है। झाओ जुनियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। ये लड़की, ये कैसी सोच रखती है? इतनी कमजोर काया के साथ क्रूर यातना की तो बात ही छोड़ो, वो चीज भी उसे कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है। झाओ जुनियाओ दिल खोलकर हंस पड़ी, जबकि शेया रुकिंग पूरी तरह से हैरान थी। आखिर हो क्या रहा है? सम्राट, आप किस बात पर हंस रहे हैं? वह अचानक कम डरने लगी। सम्राट हंस रहे हैं, शायद नतीजा उतना बुरा नहीं होगा। खूब हंसने के बाद झाओ जुनियाओ ने खुद को संभाला और 2 बार गला साफ किया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। तुम्हें दंडित करने का अधिकार मेरा है। ये छोटी बच्ची बहुत ही मजेदार है, मेरा मन करता है उसे चिढ़ाऊं। शेया रुकिंग ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जमीन पर घुटने टेककर उसने 2 पल के लिए चुपचाप अपने घुटनों पर तरस खाया। अंत में उसकी आवाज में दुख का भाव भर आया और उसने घटनाओं का एक एक शब्द फिर से बयान किया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने आगे कहा, महारानी युन ने सबसे पहले मुझे बदसूरत कहा था और उन्होंने तो मेरे तोड़े हुए फूल भी फेंक दिए थे। उसने मुझे इस तरह धमकाया। जाहिर है मैं चुपचाप बैठकर यह सब सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने भले ही मेरी सामाजिक स्थिति निम्न हो, लेकिन मैं किसी के द्वारा कुचला जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ। तो आप कह रहे हैं कि महारानी युन ने अनुचित व्यवहार किया? हालांकि वह आखिरकार द्वितीय श्रेणी की महारानी है। आपका उन्हें अपमानित करना पद और वरिष्ठता के प्रति अनादर दर्शाता है। इतना कहकर उसने गंभीर चेहरा बनाया और भारी स्वर में बोला, नियमों के अनुसार मुझे तुम्हें कड़ी सजा देनी होगी।
श्रेया रुकिंग का दिल बैठ गया। सब खत्म, कठोर दंड। उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे, वह केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी। हे भगवान, ये क्रूर यातना न हो। सम्राट, आप मुझे किस प्रकार कड़ी सजा देंगे? जया रुकिंग ने भय से कांपते हुए पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खाई के किनारे एक पतली रस्सी पर चल रहा हूँ। एक गलत कदम और मैं गिर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। झाओ जुन्याओ ने देखा कि वह रोने ही वाली थी। उसका छोटा सा शरीर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया था और उसका दिल नर्म पड़ गया। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, ये कहते हुए उसने उसे ऊपर खींच लिया। वह थोड़ा पीछे हट गया। वे सोफे पर एक दूसरे के करीब बैठे थे और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अंबर ग्रीस की जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक में भर गई। ये चौंकाने वाली और सुखद दोनों थी। इस खुशबू के साथ साथ उसके भीतर आए गहरे भावनात्मक बदलाव और पहले झेले गए कष्टों के कारण जया रुकिंग चीख पड़ी। वाह! झाओ जुनियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह घबरा गया। उसने पहली बार किसी को इस तरह रोते हुए देखा था। पहले उनका रोना हमेशा बारिश में भीगे नाशपाती के फूल जैसा होता था। वह इसकी आदत डाल चुका था और महिलाओं के आंसू के प्रति उदासीन हो गया था। चाहे वे महिलाएं उसके सामने कितना भी रोईं, उनके आंसुओं से उसके दिल में जरा सी भी दया नहीं जागी, बल्कि इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। पर अब रो मत। झाओ जुनियाओ ने कुछ हद तक असहाय महसूस करते हुए विनती की। यह मेरी गलती थी, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। श्रेया रुकिंग लगातार रोती रही। उसकी आंखों से आंसू और नाक से बहने वाला पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। ये कितना अन्याय है, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? पिछले जन्म में तो मेरे अच्छे दिन बहुत कम ही थे, लेकिन वो सहने लायक थे। इस जन्म का क्या, ये तो उससे भी बदतर है। दूसरों द्वारा सताया जाना और ऊपर से अपनी जान की चिंता भी। जिंदा रहने के लिए दिन भर योजनाएं और हिसाब किताब करना पड़ता है। बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ, ये इतना मुश्किल क्यों है? श्रेया रुकिंग को दुख का एक और झटका लगा। वाह वाह! झाओ जुनियाओ पूरी तरह से घबरा गई और पछतावे से भर गई। वह तो बस एक डरपोक बच्ची है, मैंने उसे क्यों डरा दिया? एक राष्ट्र का शक्तिशाली शासक एक छोटी बच्ची को धमका रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? या तुम मुझे मार सकते हो। घबरा कर झाओ जुनियाओ ने उसका हाथ खींच लिया और उसे अपनी छाती पीटने के लिए उकसाया। श्रेया रुकिंग इतनी जोर से रो रही थी कि उसे बाकी किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसने झाओ जुनियाओ की छाती पर मुके मारे। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होते तो मैं इस दयनीय जगह पर न पहुंचता। ये सब तुम्हारी गलती है। इस बदकिस्मती भरी जगह पर हर कोई मुझे तंग करना चाहता है। मुझे दादी की बहुत याद आती है, मैं घर जाना चाहता हूँ। श्रेया रुकिंग और भी जोर से रोने लगी, सिसकते हुए और साथ ही साथ उसे मारने भी लगी। झाओ जुनियाओ ने अपनी भौहें भी नहीं सिकुड़ी। उसने उसे गले लगाया और कोमल गंभीर स्वर में कहा, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। कुछ देर बाद जया रुकिंग का रोना बंद हो गया। उसने अपनी सारी भावनाएं बाहर निकाल दी। उसकी छाती पर लेटी हुई उसने अपना सिर उठाने से इनकार कर दिया। सम्राट, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। उनकी छाती मेरे आंसुओं और नाक बहने से पूरी तरह भीगी हुई है। आंसुओं से मेरा मेकअप खराब हो गया है। मेरा चेहरा रंग पैलेट से भी ज्यादा रंगीन हो गया है। मुझे दिखने में बहुत शर्म आ रही है। झाओ जुनियाओ का कंठ ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से कर्कश हो गई थी। कोई बात नहीं, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ सम्राट। क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? श्रेया रुकिंग ने ये कहते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसकी छाती को छुआ और उसे सहलाने का इरादा किया। उसके कोमल हाथ ने अभी अभी उसकी छाती को छुआ ही था कि झाओ जुनियाओ कांप उठा और उसकी बाहें अचानक कस गईं। श्रेया रुकिंग को उसने मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। सम्राट, वह थोड़ी असमंजस में थी। क्या मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया? नहीं नहीं। उनकी आवाज और भी कर्कश हो गई। उनका कंठ फिर से उभर आया और उनकी सांसें 2 डिग्री अधिक भारी हो गईं। उन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। वे धनुष चलाने और घुड़सवारी में निपुण थे और उनकी मांसपेशियां सुगठित थीं। ये कहना कि श्रेया रुकिंग उसे मार रही थी अतिशयोक्ति होगी। असल में तो वह उसे गुदगुदी कर रही थी। इससे पहले किसी भी महिला ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। जया रुकिंग पहली महिला थी। वह अनुभूति बस अवर्णनीय थी। अंततः जैसे ही उसका पतला हाथ उसकी छाती को छुआ, रोमांच एक चिंगारी की तरह भड़क उठा और पल भर में बेकाबू होकर फैल गया। सम्राट, जया रुकिंग ने फिर से कमजोर स्वर में पुकारा। श्रेया रुकिंग, मुझे तुम्हें उचित दंड देना ही होगा। उसने अचानक उसे उठाया और अंदर के कमरे की ओर चल पड़ा। Like, share and subscribe for more stories. आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।